अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ? नहीं, वो फिर इस पर रिफ्लेक्शन आती है, आप लोगों को नज़र नहीं। अच्छा जी, तो आप लोगों के बाकी साथियों का इंतज़ार कर लें कि शुरू करें? अली किधर गया? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें खैर कुछ बुनियादी बातें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लास्ट टाइम ये भी जो सेमेस्टर गुजरा है इसमें बीएस में हमने स्टार्ट किया था मशीन लर्निंग के साथ एक एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट की तफसील मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये बेसिकली कंटिन्यूएशन है उसी की आगे। अ, इस कोर्स में जो हमारा प्लान है वो प्लान मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक छोटी सी ये प्रेजेंटेशन टाइप की चीज़ है, ये डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। हम लोग बेसिकली करना चाह रहे हैं एडवांस्ड मशीन लर्निंग, ठीक है। एडवांस के ऊपर ये डबल कोट्स हैं, ये अक्सर शायद आपको मेरी क्लास में नज़र आएंगे, तो जिन लोगों को पता है तो ठीक है, वरना ये पता कर लेंगे क्या चीज़ होती है। तो एडवांस मशीन लर्निंग है, और एडवांस्ड इसके साथ लफ्ज़ इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास पीएचडी के लिए यही कोर्स था एडवांस मशीन लर्निंग के नाम से, वरना इसके कंटेंट्स कहीं से भी एडवांस नहीं है, ठीक है। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कोर्स को, बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। मैं कुछ आप लोगों से भी सवाल पूछूंगा, मेरे जहन में हैं, लेकिन उन सवालों का ये मतलब नहीं होगा कि उसकी वजह से हमारे आउटलाइन पे कोई फ़र्क पड़ेगा। पहले से मेरे जहन में एक आउटलाइन है जिसको हमने लेके चलना है, और उसके अंदर मैंने प्री रिक्विजिट्स कोई अज्यूम नहीं किया। आप में से कुछ लोग आए भी थे पूछने के लिए, तो मैंने ये बताया था कि प्री रिक्विजिट्स कोई अज्यूम नहीं है। जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी कोर्स के अंदर वो मैं आप लोगों को क्लास में कवर करवाऊँगा। तो जिन लोगों को पहले से वो क्लियर हैं तो वो थोड़ा सा खैर है, उस टाइम तक सब्र करेंगे थोड़ा सा। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दें बेशक, ठीक है। और अगर सही बोल रहा हूँ तो खैर थोड़ा सा गुजारा इस वजह से करेंगे क्योंकि अक्सर लोगों ने वो जो प्रीरेक्स हैं वो कहीं पे बीएस में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, जिनने पढ़े थे उनको भूल गए, किसी को याद है कोई काम करता रहा है तो वेल एंड गुड, वो थोड़ा सा करें, लेकिन इन जनरल उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से मैं उनको क्लास के अंदर दोबारा कवर करूँगा। उनके अंदर दो बेसिक चीज़ें हैं, एक प्रोबेबिलिटी है और एक कैलकुलस है थोड़ी सी, ठीक है। बिल्कुल थोड़ी सी कैलकुलस है, बिल्कुल थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है, और जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस होगा तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि वो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी और थोड़ी सी कैलकुलस ही सारी की सारी मशीन लर्निंग है बेसिकली, ठीक है। तो हम बेसिकली करना ये चाह रहे हैं कि उन फाउंडेशन से हम बात को स्टार्ट करें, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच, और आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएं, ठीक है। आहिस्ता से मुराद नहीं है कि हम कंटेंट कम कवर करें। उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो एक्सपेरिमेंट लास्ट टाइम था वो अब रेलेवेंट है इस टाइम पे, कि हम लोगों ने ये किया था कि कोर्सेरा के ऊपर जो मशीन लर्निंग का कोर्स ऑफर हो रहा है स्टैनफोर्ड का, प्रोफेसर एंड्रयू इंग का, उनका नाम इंग है जिन्होंने देखा हुआ है, तो उन्होंने ऑफ़र किया था कोर्सेरा के ऊपर, जो कि ख़ुद स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर हैं, कोर्सेरा के फाउंडर्स में से एक हैं, ठीक है। कोर्सेरा के दो मेन फाउंडर्स थे और दोनों बेसिकली इसी एरिया के मशीन लर्निंग की साइड के ही हैं। तो ये प्रोफेसर एंड्रयू ने स्टार्ट किया था मशीन लर्निंग का कोर्स कोर्सेरा के ऊपर, जो कि बेसिकली इसको कहते हैं कि टोन डाउन वर्जन ऑफ द मशीन लर्निंग कोर्स विच इज़ ऑफर्ड एट स्टैनफोर्ड, ठीक है। तो स्टैनफोर्ड का जो कोर्स आउटलाइन है उससे थोड़ा कम है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे अंदाजे के हिसाब से 60 to 70% ऑफ दैट कोर्स है कोर्सेरा पे जो उन्होंने ऑफर किया है, ठीक है। लेकिन कुछ एक दो चीज़ें इस तरह की हैं जो कि इस कोर्सेरा के कोर्स में स्टैनफोर्ड के कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने प्लान ये किया था कि वॉट एवर द आउटलाइन ऑफ कोर्सेरा इज उसको हम क्लास के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बीएस के कोर्स का बता रहा हूँ। तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हमारा आउटलाइन कवर हो गई थी। कुछ एक दो कंटेंट्स जो कि उसके अंदर नहीं थे वो यहाँ पे हमने खुद ऐड कर लिए थे क्योंकि हमारे पास पेस काफ़ी अच्छी कोर्स की चली गई थी। तो अब जो प्लान है वो प्लान बेसिकली यही है कि बुनियादी तौर पे मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ कोर्सेरा का जो कोर्स है आउटलाइन उसको तो कंप्लीट कवर कर लिया जाए, ठीक है। अंदाज़ा यही है क्योंकि आप लोगों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बीएस लेवल के लोगों से ज़्यादा होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सा जल्दी कर लें, ठीक है। जल्दी करने से ये मुराद नहीं है कि मैं तेज़ चलाऊँगा। अगर आप लोगों को समझ कहीं नहीं आती मुझे रोकें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आप लोगों में से अक्सर तो खुद टीचर्स हैं, ये डायलॉग बड़ा कॉमन है टीचर्स का कि जी आप मुझे सवाल पूछें, मैं खफ़ा नहीं होता हूँ। लेकिन मैं वाक़तन खफ़ा इस वजह से नहीं होता हूँ क्योंकि अगर आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे, मैं आगे चला जाऊँगा तो ये फाउंडेशन कमज़ोर रह जाएगी। अगर मेरे जो शुरू के 4 लेक्चर्स हैं, मैं आपको बता दूं, शुरू के जो 4 या 5 लेक्चर्स हैं, ठीक है, आज के लेक्चर 2 लेक्चर्स हैं, ठीक है, तो शुरू के 4 या 5 लेक्चर जो हैं
अगर वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है, तो आप मशीन लर्निंग के मोर देन 80% चीज़ों को खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि आगे की चीज़ें करना मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, ये शुरू की चीज़ें अच्छे तरीके से कवर करना ज़रूरी है, ठीक हो गया, मजा ही बात की। लेकिन आउटलाइन के हिसाब से मेरे जहन में ये है कि हम कोर्सेरा का कंटेंट पूरा कर लें, और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि चूंकि ये पीएचडी का भी कोर्स है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसके अंदर रिसर्च पेपर्स भी पढ़ सकें और हम उसको कुछ आगे भी ले जा सकें, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से कोर्सेरा में अगर एडवांस लेवल पर ऑफर वो किया जाता तो उसके अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वो इंट्रोडक्टरी कोर्स है तो इस वजह से उसमें नहीं है, तो वो भी मैं इंक्लूड करूँगा इसके अंदर, ताकि जो हर्डल्स आते हैं आगे जाके जब आप खुद से एक्सप्लोर करने लगते हैं तो उस वक्त जब हर्डल्स आते हैं वो हर्डल्स जो हैं वो उसके अंदर कवर हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली प्लान है। आउटलाइन मेरे जहन में भी है और मेरे पास यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए प्रिंट्स भी ले लिए हैं, तो ये मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये जो लोग हैं वो 8 मैंने कॉपीज़ की हैं क्योंकि आज सुबह तक मेरे पास 8 ही आ रहे थे, तो मेरे ख्याल है 8 से तो कम ही लोग आए हैं, ठीक है। बच जाए तो मुझे वापस दे दें, पूरे हो गए, ठीक है, चले रखें बाद में के लिए। तो ये आउटलाइन है। मैं ब्रीफ डिस्कशन आप लोगों के साथ इसके बारे में कर लेता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग से, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या है, कैसे चलती है, बहुत थोड़ा सा आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। कुछ लोगों को ये सवाल होगा कि जी हमने माइनिंग पढ़ी है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, या बीएस में पढ़ी थी या यहाँ पे पढ़ ली तो उसमें और उसमें क्या फ़र्क है, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। और फ़ौरन जो वीक 1 में सेकंड लाइन आप देखें तो ये उन चीज़ों में से शामिल है जो कि मैं समझता हूँ इस कोर्स की यूनिकनेस होगी, ठीक है, कि हम फ़ौरन बात शुरू कर देंगे प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग टूल्स की, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे स्लाइडें चलाते जाएं और आप लोग उन स्लाइडों को देखते जाएं और समेशन के फार्मूले लगें और इंटीग्रल्स हो रहे हों और मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सो रहे हों, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल काम करवा रहा हूँ, उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ आप लोग सो रहे हो तो खैर कोई मसला नहीं है, ठीक है। सोने की खुली इजाज़त है, जो बंदा सोना चाहे सो सकता है। तो ये वीक 2 में भी आप देख लें, ऑक्टेव की बात हो रही है, मैटलैब की बात हो रही है। आई एम नॉट श्योर, ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को मैटलैब की ट्यूटोरियल की ज़रूरत है या नहीं, अगर होगी तो मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह, नहीं हुई तो हम इसको स्किप कर देंगे। साइकिट लर्न है, ये एक लाइब्रेरी है, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्लास में ही। और वीक 3 से फिर इंशाल्लाह हमारा जो एक्चुअल कॉन्टेंट है मशीन लर्निंग की फाउंडेशन जो है उसके ऊपर हम फिर बात शुरू करेंगे। वीक 3 का प्लीज़ नोट भी कर लीजिए और ज़रूर याद रखिए कि ये वीक 3 की जो क्लासेस हैं ये कोई भी प्लीज़ मिस ना करें, ठीक है। क्योंकि ये मैंने जिस तरह आपको बताया कि शुरू के 4-5 जो हमारे लेक्चर्स हैं तो इसमें जो वो 5वां लेक्चर है वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये जो वीक 3 का जो पहला लेक्चर है ये ऐसा है, आप समझ लें कि आपकी पूरे जो आगे कोर्स चलेगा इसकी फाउंडेशन है। अगर ये अच्छे तरीके से हम लोगों ने कर लिया तो आगे हमें इंशाल्लाह किसी जगह पे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये वीक 3 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हो सकता है कि वीक 3 में अगर 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं तो उसमें से सिर्फ हम 0.2 कर सकें, ठीक है, 20% से भी कर सकें, लेकिन दैट वुड बी सफिशिएंट अगर हम अच्छे तरीके से उसको कर लें। तो ये ज़रूर नोट कर लीजिए कि इसमें कोशिश करें कि आप लोग तो आज भी सारे टाइम पर ही आए हैं तकरीबन, लेकिन कोशिश करें कि ज़रूर इसको मिस ना करें। इसके बाद फिर आगे कुछ और बातें हैं, कुछ क्लासिफिकेशन की बात है, फिर आगे न्यूरल नेटवर्क्स हैं, कुछ डीप लर्निंग की बात है। नाम आप लोगों ने अक्सर सुने होंगे, अक्सर लोगों ने काम भी इसके ऊपर किया होगा, वो डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है यहाँ पे इंक्लूड करने की। कुछ प्रैक्टिकलिटीज़ हैं मशीन लर्निंग की, वीक 8 में आपको नीचे नज़र आएंगी। फिर वीक 9 में सपोर्ट फैक्टर मशीन्स हैं, अगेन एक ख़ास एब्स्ट्रैक्शन लेवल तक हम इनको देखेंगे। वीक 10 के बाद कुछ थोड़ा बहुत काम अनसुपरवाइज लर्निंग का है। और इसके बाद फिर अगर नेक्स्ट पेज आप देखें तो मेरा ख्याल है शायद यहाँ पे रिकमेंडर सिस्टम्स हैं, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग है। ये वो चीज़ है जो कि स्टैनफोर्ड के कोर्स में नहीं है, जो कि कोर्सेरा में इंक्लूडेड थी और स्टैनफोर्ड के कोर्स में ये नहीं है। रिकमेंडर सिस्टम्स का जो कंटेंट है वो स्टैनफोर्ड के जो ऑफिशियल ऑफर होता है वहाँ पे कैंपस में, उसमें कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग रिकमेंडर सिस्टम्स शामिल नहीं है। तो ये कोर्सेरा में थे, हमने भी यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने इंक्लूड की हुई है जो कि कोर्सेरा में नहीं है, दैट इज़ ओनली कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है, इंशाल्लाह तब बात करेंगे कि क्या बात है उसके अंदर। लेकिन यहाँ तक बात शायद ख़त्म नहीं होगी, ये टेंटेटिव डेडलाइन है। इसके अंदर 3-4 चीज़ें इस तरीके से हैं जो मैंने आउटलाइन में नहीं लिखी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम उनको क्लास के अंदर कवर कर लें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं और आगे आ जाके आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देंगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि जी हमने तो मशीन लर्निंग में सिरे से काम ही नहीं करना, उसका भी मसला हल करते हैं। खैर
कि जी आप आगे हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, हमने तो आगे काम ही नहीं करना मशीन लर्निंग में। अगर कोई ऐसा है तो खैर है, उनसे भी बात अभी कर लेते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो कहाँ पे लिखा हुआ है, पाना ये आउटलाइन की पहले जो ये पॉइंट नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव्स, इसका अगर लास्ट पार्ट आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि अ पार्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट आवर्स विल बी डेडिकेटेड टू रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि कुछ यहाँ पे मैं आप लोगों को मशीन लर्निंग के बारे में बताऊँ और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको करना होगा। ये आखिरी सेंटेंस लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिसर्च पेपर इन द फील्ड। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास इसकी बात होगी कि हम मशीन लर्निंग के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ये एक सवाल है कि माइनिंग से किस तरीके से फ़र्क है। तो एक तो मुझे थोड़ा सा शो ऑफ हैंड्स कर लें कि माइनिंग किसने पढ़ी हुई है। ठीक है, कुछ तो पढ़ाते भी रहे, पढ़ाता कौन कौन रहा है अच्छा, तो अच्छा माइनिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई है। अभी बात करते हैं कि ये क्यों फ़र्क है इससे। अगेन मैं अज्यूम यही करूँगा कि आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, जिन्होंने पढ़ी हुई है, मैं जब कुछ गलत बोलूँ तो मुझे ज़रूर बता दें कि भाई आपने गलत कह दिया है। अक्सर जगहों पे मैं गलत करूँगा भी शायद, तो बताते जाएं साथ साथ। जानबूझ के नहीं करूँगा, मुझे आता नहीं होगा इसलिए गलत करूँगा। तो माइनिंग की भी बात करते हैं। एप्लीकेशंस की हमने बात कर ली कि जी हम उसके अप्लाइड साइड के ऊपर थोड़ा सा जाने की कोशिश करेंगे। अप्लाइड साइड पे जाने की 2-3 वजूहात हैं। उसमें से सबसे पहली वजह यह है कि जब आप मशीन लर्निंग के ऊपर काम शुरू करते हैं तो आप लोगों को तकरीबन जितने लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स बेतहाशा अवेलेबल हैं, मेरे पास भी हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगा। बेसिकली मेरा जितना भी आउटलाइन है और जो कंटेंट मैं आप लोगों के साथ कवर करूँगा वो उन्हीं में से मिक्सचर ऑफ दी वीडियो लेक्चर्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो उसी में से आया है, जाहिर बात है, मेरे पास और कहाँ से आएगा। मैंने ऑफिशियली फॉर्मली कोई मशीन लर्निंग का कोर्स नहीं लिया हुआ, तो इसी तरीके से सीखा हुआ है। एप्लीकेशन की ज़रूरत इस वजह से है कि जब आपको इनमें से कोई लेक्चर्स लेते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे वो मॉडल बताया जाता है, आप समझ लेते हैं, आपको समझ आ जाता है बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, या थोड़ा बहुत नहीं समझ आता, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से अगर समझ आ भी जाता है तो आप उसके बाद जब अगला मॉडल देखते हैं तो वो बिल्कुल फ़र्क होता है, एक नई चीज़ आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, उसका पीछे वाले मॉडल से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो आपको वो एफर्ट दोबारा लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद आप एक नया मॉडल उठाते हैं, उसका वीडियो लेक्चर निकालते हैं, वो एक तीसरी कहानी सुना रहा होता है आपको, बिल्कुल एक नई चीज़ होती है। ठीक है, तो हमारा इस कोर्स के अंदर जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि हम जो शुरू वाला कंटेंट है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करें, प्लस उसको अप्लाई करें। क्योंकि जब आप वो अप्लाई करेंगे, ऑल्दो आप पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, एप्लीकेशन आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है कोर्स की वो आपके पास तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते। और जो एप्लीकेशन है वो इस लेवल की होगी, हम कोर्सेरा की असाइनमेंट्स करेंगे, ठीक है, वो मैं आप लोगों को दूंगा, डिस्कस अभी करते हैं कि असाइनमेंट्स की क्या सिचुएशन होगी, लेकिन बहरहाल कोर्सेरा की ही असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा। कोर्सेरा की असाइनमेंट्स के कोड्स इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल हैं, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, आप लोग ढूंढ सकते हैं। अगर तो आप लोग वो सबमिट मुझे कर देंगे तो यू विल गेट द ग्रेड, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उससे हो जाएगा। ठीक है, जो असाइनमेंट करनी है आपको, जो असाइनमेंट की स्टेटमेंट मिलेगी वही कोर्सेरा वाली मैं आपको दूंगा, वो तकरीबन 6 सफ़ों की स्टेटमेंट होती है, और जो उसका जवाब होता है वो हार्डली 4-5 लाइनों का कोड होता है। ठीक है, बहुत लंबा काम आपने नहीं करना, आपने वो बैठ के उसको पढ़ना है कि क्या मांग रहा है, उसके बाद आपने वो 4-5 लाइनें टोटल मैटलैब का कोड लिखना होता है। लंबा काम नहीं है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद उसको फ्रॉम स्क्रैच किया है। मैं लास्ट जून में मैं उसी जगह पर था जहाँ पे अभी आप लोग हैं। ठीक है, लास्ट जून में मैंने ये काम स्टार्ट किया मशीन लर्निंग का। ठीक है, उससे पहले तक मैंने मशीन लर्निंग नहीं पढ़ी हुई थी, तो जून में मैंने स्टार्ट किया है और इसी कोर्सेरा के कोर्स से स्टार्ट किया है जो मैं भी आप लोगों को जिस ट्रैक पे ले जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि दैट डज नॉट टेक मच एफर्ट एट ऑल। ठीक है, 4-5 लाइनों का कोड होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप मुझे कहें कि जी मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, आप मुझे समझाएं, मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिंट दे दूंगा, आप उस हिंट के बाद वो कर लें। ठीक है, उस हिंट की वजह से आपकी ग्रेड में कोई डिडक्शन नहीं होगी, लेकिन सबमिशन फाइनल ऑन टाइम फिर आप करेंगे। प्लस ये जो असाइनमेंट्स आपकी कोर्सेरा वाली जो असाइनमेंट्स हैं, 7 या 8 तकरीबन टास्क हैं, उनकी वेटेज मैं काफ़ी कम रखूँगा ताकि आप लोग मार्क्स की खातिर उसको नेट से डाउनलोड करके मुझे ना दें। ठीक है, उसकी वेटेज अपनी काफ़ी कम होगी, असाइनमेंट्स होंगी, वेटेज होगी लेकिन कम होगी। उससे मकसद यही है कि आप उसको शुरू के कामों को अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लेंगे तो आप लोगों को आगे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, मैं मतलब दिल से आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर नहीं करेंगे तो मैंने पहले भी कई दफ़ा कोशिश की है मशीन लर्निंग को सीखने की, वो यही होता था कि वीडियो लेक्चर देखते गए हाँ जी समझ आ रहा है, आगे जाके जब अप्लाई करने बैठे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, यही नहीं पता चलता मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ। ठीक है, तो वो स्टार्ट कहाँ से लूँ वाला मसला इंशाल्लाह इन असाइनमेंट से आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा ये बात की वो इंपॉर्टेंस पता चल जाए कि इसको ज़रूर अप्लाई करके देखें, आगे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप लोगों का टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा।
टाइम ज़्यादा लग रहा है मुझे आगे कहीं सर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरे से नहीं हो रहा, मैं आप लोगों को हिंट उसी वक्त दे दूंगा, ठीक है, और आप उसकी बेसिस पे खुद कर सकते हैं, या अगर इवन डाउनलोड करके आप उससे हिंट लेके दोबारा उसको सॉल्व करना चाहते हैं फाइन, ठीक है, वो आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, माशाल्लाह सीनियर लोग हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हमारी अप्लाइड साइड इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसको हम रीइटरेट करते रहेंगे थोड़ा सा आगे भी जाके। मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो लोग नए हैं मैं उनको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी बेसिकली जो PhD है दैट इज़ इन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है। बाय द वे आप लोगों ने शायद नौमान आज़म साहब से पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो नौमान आज़म मोहम्मद नौमान, ठीक है, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, अभी भी एक मसला वहाँ पे चल रहा है, तो मोहम्मद नौमान मेरा नाम है, ठीक है। ईमेल नॉर्मली मैं रेकमेंड करूँगा कि ये ज़रा मैं ज़्यादा चेक करता हूँ, nouman@csrdu.org, ठीक है, मेरा पर्सनल ईमेल है, ये आप ऑफिशियल पे भी करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं, मैं रेकमेंड करूँगा, आउटलाइन में यही लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप इसको वो करें। बहरहाल मेरी जो PhD है दैट इज़ इन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है, नॉट इन मशीन लर्निंग। सिंस लास्ट जून मैं काम कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग इन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है, तो मेरी बेसिकली जो मकसद है मशीन लर्निंग से सारे का सारा वो इसकी एप्लीकेशन है, किस तरीके से हम इसके अंदर कर सकते हैं। ऑल्दो कि ये काम शुरू करने से पहले भी कुछ मेरे मशीन लर्निंग के 1-2 पेपर्स हैं, ऑल्दो कि मैंने पढ़ी भी नहीं मशीन लर्निंग, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हैं, वो फिर पेपर्स के बारे में बात करते हैं तो डिस्कस करते हैं। रिसर्च आउटपुट थोड़ा सा ये बताने से भी मेरा एक मकसद है, ये मैं वैसे ही वो शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, एक मकसद है मेरा, इस वजह से आपको बता रहा हूँ। मेरी तकरीबन आखिरी काउंट तक 10 जर्नल की इम्पैक्ट फैक्टर की पब्लिकेशंस हैं, 2 बुक चैप्टर्स हैं और 26 गिव और टेक 3 ± 3 कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस हैं, ऑल इंटरनेशनल, पाकिस्तान में 4-5 हैं या इस तरह, ठीक है, बाकी सारी बाकी। H इंडेक्स जिसको नहीं पता, PhD के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, MS के स्टूडेंट जिनको नहीं पता होना चाहिए H इंडेक्स क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद देख लें। बहरहाल H इंडेक्स मेरा 11 है और I10 इंडेक्स जो है दैट इज़ 14। आप लोगों को इसका भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है और अपना इंडेक्स भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, कि कितना है वो, ठीक है। मेरी जो नंबर ऑफ साइटेशंस हैं, साइटेशंस की स्पेलिंग सही है, अच्छा सही है, मेरी साइटेशंस ये तकरीबन 3-4 दिन पहले तक की बात है, दैट इज़ 840 और हाईएस्ट साइटेड पेपर इज़ 436। यू वुड बी हार्ड पुट टू फाइंड समवन हु हैज़ 436 साइटेशंस, ऑल्दो अगर आप इसको ग्लोबल स्केल पे देखें तो इट्स नथिंग, लेकिन अगर आप कोई बंदा ढूंढने बैठ जाएँ जिसकी किसी एक पेपर की 436 साइटेशंस हो तो आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा, ठीक है। और मेरी कोलैबोरेशन जो है दैट इज़ एट ग्लोबल स्केल। आप मेरे को ऑथर्स अगर देख लें तो आई वर्क विद पीपल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, ड्यूश टेलीकॉम, सैमसंग, हुआवे, अभी तो खैर मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट पे काम चल रहा है, लेकिन काफ़ी जगह पे ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रास के वालों के साथ मेरे पेपर्स हैं, और पाकिस्तान से बाहर मैंने टाइम नहीं गुजारा अदर देन माई PhD, और अपनी PhD में मैंने सिर्फ एक पेपर प्रोड्यूस किया है, ये बाकी सारा काम आउटसाइड PhD है, ठीक है। तो ये सारी कोलैबोरेशंस पेशावर के अंदर बैठ के हुई है, ठीक है, आप लोगों को बताने का जिस तरह मैंने कहा कि एक मकसद है मेरा, तो मैं ये आप लोगों को बताता हूँ इसके बारे में कि क्या मकसद है मेरा। करंटली मैं कर रहा हूँ पोस्ट डॉक फ्रॉम मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, जर्मनी। मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ फिर, वो इस वजह से क्योंकि दिस इज़ ए फॉरेन रिसर्चर ग्रांट, तो बेसिकली मैं फास्ट से काइंड ऑफ ए लीव पर हूँ, लेकिन मैं फास्ट में पढ़ा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड। बहरहाल तो करंटली मेरा पोस्ट डॉक चल रहा है विच इज़ करंटली फॉर 1 ईयर, जो कि इस सेमेस्टर के एंड तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा अगर एक्सटेंड ना हुआ तो। करंट फोकस जो है मेरा दैट इज़ मशीन लर्निंग इन प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो मेरा एक्टिवली मैं मशीन लर्निंग की रिसर्च को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी तो मेरी अपनी एरिया है, वो मुझे पता है, ठीक है। तो मैं करंटली जो लिटरेचर फॉलो कर रहा हूँ सारे का सारा मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। कोर्स आउटलाइन तो मैंने थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ कर भी ली। टीचिंग मेथड भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया, जो बाद में आए हैं उनके लिए रिफ्रेशर है कि हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं स्लाइड्स के ऊपर लिखें और इनको रिकॉर्ड भी करें और फिर आपके साथ इनको शेयर भी करें। गारंटी कोई नहीं है कि वो शेयरिंग वाली बात तक चीज़ पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, दरमियान में कहीं पे भी चेन ब्रेक हो सकता है रिकॉर्ड ही ना हो रहा हो, अभी हो सकता है कि रिकॉर्ड हो जाए, मेरा सिस्टम क्रैश हो जाए क्योंकि इसके अंदर स्पेस कम है, और हो सकता है कि रिकॉर्ड हो जाए और सेव करने से पहले ये ख़त्म हो जाए, और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो रिलाय उसके ऊपर शुरू में एटलीस्ट ना करें, जब हम थोड़ा सा आगे गुजर जाएं, हमें पता चल जाए कि चीज़ स्टेबल है, हमें नोट्स मिल रहे हैं, तो फिर हम उसके ऊपर वो करें। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, ये टीचिंग मेथड में शामिल है कि आप लोग ज़रूर नोट्स खुद लें, ठीक है। ये सुन के आप लोगों के कान पक गए होंगे अभी तक, आप लोग तो बहुत अरसे से सुन रहे हैं। BS वालों को कहते हुए फिर भी कुछ हया रह जाती थी, आप लोगों को तो कहते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि इतने सीनियर हैं आप लोगों में से, अक्सर मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, अक्सर नहीं, खैर कुछ लोग मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं,
बाकी छोटे हैं थोड़े, तो जो छोटे हैं वो हंस भी रहे हैं कि मैं तो सीनियर नहीं हूँ कम अज़ कम। तो नोट्स लें, साइंटिफिकली प्रूवन है ये। अगर आप कहते हैं तो मैं आप लोगों को रिसर्च पेपर्स ला के दिखा दूंगा कि स्लाइड्स की वजह से लर्निंग जो है वो सफ़र होती है, ठीक है। पावर पॉइंट बाकायदा नाम लेके रिसर्च पेपर्स के अंदर लिखा गया है कि पावर पॉइंट की स्लाइड्स की वजह से लर्निंग सफ़र करती है। और नोट टेकिंग जो है, अगर आप उन नोट्स को दोबारा न भी पढ़ें तो वो नोट टेकिंग जो है आपको फ़ायदा देती है, ठीक है। आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। भाई से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, बस आप लोग फिर बाकी खुद समझदार हैं। अगर वो रिसर्च पेपर चाहिए तो मुझे कह दें, मैं आप लोगों को ला के फिर दिखा दूँगा, एक दो तो दिखा ही दूँगा क्योंकि मैंने एक दो तो खुद देखे हैं, ठीक है। बाकी जहाँ की ये नॉलेज, जहाँ से मेरे पास ये नॉलेज आई है वहाँ पे रिसर्च पेपर नहीं पब्लिश होते। बारह तो ये चीज़ मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा शुरू में, अगर आप थोड़े से चीज़ को अगर अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे, आगे आपका ये फिर पूरा सेमेस्टर बड़े आराम से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोर्स में अप्लाइड साइड का मैंने कहा कि हमारा फोकस रहेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसर्च फोकस। तो आया इन दोनों के अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों बातों के अंदर? तो नहीं जी, कॉन्ट्रडिक्शन कोई नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, अच्छी रिसर्च, तो आपको चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपके जो रिसर्च है वो अच्छी तरीके से प्रोड्यूस होगी, वरना आपको एक एक पेपर लिखने के लिए बहुत ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ेगी। ये भी रिसर्च पेपर की बात करते हैं तो उसमें मैं फिर तफसील से आपको बताता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा मशीन लर्निंग के बारे में आपको कुछ थोड़े से डेमोज देना चाहता हूँ, और उनका मकसद बेसिकली यही है कि आगे जो हम रिसर्च पेपर के बारे में बात करें तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो इससे पहले मैं आपको उस सवाल का जवाब दे दूँ कि अगर मैंने डाटा माइनिंग पढ़ी है तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, या ये है कि डाटा माइनिंग और मशीन लर्निंग में क्या फ़र्क है। उन दोनों बातों का एक ही जवाब है। वो जवाब ये है कि डाटा माइनिंग जो है बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जो कि आप डाटा में से कोई मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग में भी यही बात है, ये कॉमन है दोनों में। डाटा माइनिंग में जो आपका फोकस होता है वो ये होता है कि जब आपने डाटा में से कोई मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो आप ह्यूमन को दे देते हैं, और ह्यूमन इज देन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वॉट एवर डिसीजंस देयर आर, ठीक है। इन जनरल ये चीज़ चलती है, ठीक है। आप लोगों ने AI के अंदर ये नाम सुने होंगे, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स वगैरह, ठीक है। माइनिंग के अंदर ये होता है कि जी एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, मुझे बड़ी बुरी लगती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली देनी पड़ती है, कि अगर बास्केट एनालिसिस का प्रॉब्लम है कि जी अगर आपने डबल रोटी बेची है तो उसके साथ दूध भी अगर आप करीब रख देंगे तो दूध ज़्यादा बिकता है, ठीक है। सिगरेट्स अगर आपने काउंटर के पास रखी हैं तो वो ज़्यादा बिकती हैं, और चॉकलेट्स वगैरह, कैंडीज़ वगैरह जितनी आप छोटे छोटे डब्बों में अगर काउंटर पे चेकआउट काउंटर के पास रखेंगे तो वो ज़्यादा बिकेंगी। इस किस्म के एनालिसिस हैं। बेसिकली मकसद क्या होता है कि आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग दैट मीनिंग वो आप किसी ह्यूमन को दे देते हैं, देन ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वॉट एवर इन्फॉर्म डिसीजन देयर इज, ठीक है। तो वो इन्फॉर्म डिसीजन ह्यूमन के ऊपर होता है। मशीन लर्निंग जो है उसके अंदर एक छोटे पार्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। आई वुड लाइक कि मैं मशीन लर्निंग को बड़ा दिखाऊं और डाटा माइनिंग को छोटा दिखाऊं इस टाइम पे, लेकिन मशीन लर्निंग इज अ टूल विच इज यूज्ड इन मेनी प्लेसेस, और डाटा माइनिंग के अंदर मशीन लर्निंग इज अ स्मॉल पार्ट। उसके अंदर और बहुत सारे पार्ट हैं डाटा माइनिंग के अंदर, और मशीन लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर वहां पे एक्सट्रैक्ट होते हैं जहां पे वहां पे इंक्लूड होते हैं जहां पे मीनिंग आपने एक्सट्रैक्ट करना होता है डाटा से, ठीक है। तो मशीन लर्निंग का बेसिक मकसद क्या है कि आप मीनिंग एक्सट्रैक्ट करें डाटा में से, ठीक है। लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ के हम जो इस कोर्स में जो पढ़ना चाह रहे हैं उसमें मकसद ये है कि वो कंटेंट हम किसी ह्यूमन के लिए नहीं जनरेट कर रहे, ठीक है। वो मकसद ये होगा कि वो मीनिंग जब एक्सट्रैक्ट हो तो वो मशीन को ही समझ आए। जी सर, डेटा माइनिंग में हमारे पास इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि बूस्टिंग का भी लर्निंग के साथ ताल्लुक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मशीन लर्निंग में ये जो लर्निंग है सर, जी जी जी, इसके बारे में जी जी। देखिए, एक तो बात ये है कि जैसा मैंने कहा कि डाटा माइनिंग के अंदर मिसाल के तौर पे जो वो बूस्टिंग के एल्गोरिथम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। इवन कोई भी आप सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले लें, वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, तो उसमें मकसद ये है कि आप मीनिंग एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। तो मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने के लिए द थिंग दैट इज बीइंग अप्लाइड ओवर देयर इज मशीन लर्निंग। वो खुद इतना पोर्शन जो है दैट इज मशीन लर्निंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मशीन लर्निंग के अलावा कोई और चीज़ है। तो मशीन लर्निंग इज बीइंग यूज्ड विद इन डाटा माइनिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस विच इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंग फ्रॉम डाटा, ठीक हो गया। वहां से निकालने के लिए इस्तेमाल हो रही है। हम जो चीज़ जो कि डाटा माइनिंग में फोकस नहीं होता, ऑल्दो कि वहां पे भी आप कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं कि एक मशीन है, उस मशीन को आप किस तरीके से, वो आपके लर्निंग का जो सवाल है कि हम किस तरीके से उसको रियल वर्ल्ड डाटा में से मीनिंग एक्सट्रैक्ट करके मीनिंग एक्सट्रैक्ट भी करें और उसको वो मीनिंग समझा भी दें, ठीक है। समझ आ रही बात की? दोनों बातों में फर्क है ना। एक है कि आपने मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर दिया, बड़ा अच्छा कि जी डबल रोटी और दूध एक साथ बिकते हैं, बड़ी अच्छी चीज होती है, लेकिन ये बात हमें समझ आ रही है, ये बात मशीन को समझाना खुद एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा एक और बात ये कि जी, जो मशीन लर्निंग है सर, इसका ताल्लुक
अगर कंप्यूटर की सेंस में होता तो सर इसको कंप्यूटेशन एंड लर्निंग कहते हैं। जी जी। तो कंप्यूटेशन एंड लर्निंग ये नहीं है सर, इसका मतलब इसका कंप्यूटेशन से इतना सीधा ताल्लुक नहीं है, मशीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। मशीन का लफ्ज़ असल में कंप्यूटेशन से थोड़ा सा ज़्यादा जेनेरिक है, ठीक है, और वो भी देख लेते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को मशीन कहेंगे जो कि बेसिकली उनका कोई फिजिकल वो होगा ही नहीं, ठीक है, कंप्यूटर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। हम जो मशीन लर्निंग की बात करते हैं उसका स्पेसिफिकली कंप्यूटर से कोई ताल्लुक नहीं है, अभी देख लेंगे थोड़ी सी आप चीज़ें। सर मैंने जब कंप्यूटर का लफ्ज इस्तेमाल किया मेरा इशारा कंप्यूटेशन की तरफ। अब स्पेसिफिकली कंप्यूटेशन और मशीन को मैं अलग करने से कासिर हूँ, ठीक है, बिकॉज इन माई माइंड अ मशीन इज समथिंग दैट परफॉर्म्स अ कंप्यूटेशन, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें जो कि डाटा माइनिंग से फ़र्क है वो मैंने यहाँ पे डेमोज में इंक्लूड की हुई हैं, तो उसी को हम देखना चाहेंगे। तो हमारा बेसिकली मकसद ये होगा कि हम जो मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो मीनिंग वापस मशीन को ही समझाया जाए और वो उसके साथ फिर कुछ कर सके, ठीक है। ऑब्वियसली हम स्टार्ट वहाँ से नहीं ले सकते, हम स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशंस लेंगे, लेकिन फिर उसके ऊपर चलेंगे। तो क्या चीज़ पहले दिखाई जाए आप लोगों को, राइट। अच्छा जी, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको कहा जाता है लेबलिंग का प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्रॉब्लम इस तरीके से है कि आपके पास एक इमेज है और इमेज में आपने ये बताना है कि इस इमेज में क्या है, ठीक है। हमारे लिए बड़ी आसान सी बात है, आप अगर ये बताना चाहें कि इस इमेज में क्या है तो आप क्या बताएंगे मुझे? सड़क पे एक बंदा बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, तस्वीर ले रहा है, ठीक है। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नियरेस्ट कैप्शन इन द ट्रेनिंग सेट, ये किसी ह्यूमन ने लिखा हुआ है, ये मशीन ने नहीं लिखा। अ बॉय स्केट बोर्डिंग नियर द साइड ऑफ एन एम्प्टी रोड, तो मुझे ना साइड नजर आ रही है ना स्केट बोर्ड नजर आ रहा है, ये ह्यूमन का है, ये मशीन का नहीं है, ठीक है। ये नीचे मशीन का है। अ मैन ऑन हिज स्केट बोर्ड, फॉर सम रीजन मशीन को भी स्केट बोर्ड ही लगा है, ठीक है, अब नहीं पता कि क्यों, ठीक है, वो बाद में, लेकिन बहरहाल इज गोइंग डाउन द रोड। अगर आप ये देखें कि सिर्फ इस इमेज को देख के एक मशीन ने ये फैसला किया है कि एक बंदा है जो कि सड़क के ऊपर है, ठीक है, और वो कहीं जा रहा है, ठीक है, सिर्फ इमेज को देखे, पिक्सल्स को देखे। पिक्सल्स के अंदर क्या है, आपके पास सिर्फ पिक्सल्स की वैल्यूज है ना, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये ग्रे है, ये ब्लैक है, ये येलो है। इस इंफॉर्मेशन से मशीन ने ये बात एक्सट्रैक्ट की है कि ये एक बंदा है, ठीक है, और ये एक सड़क है और बंदा सड़क के ऊपर है, ठीक है। तो ये मीनिंग उस मशीन ने एक्सट्रैक्ट किया है, और न सिर्फ ये कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, उनके आपस में ताल्लुक भी उसने आइडेंटिफाई किया है। तो ये एक इसकी वो है। एक और इसकी जो कैप्शन जो कि मशीन ने कहा कि ये भी हो सकती है, दैट इज अ मैन इन द रेड शर्ट राइडिंग अ स्केटबोर्ड अवे फ्रॉम द रोड। अगेन हमें नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन बहरहाल ये इसने किया। और भी हैं, अ यंग मैन ऑन स्केटबोर्ड ऑन द साइड ऑफ अ रोड। अब यंग इसको कहाँ से पता चला, ठीक है, ये कुछ हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक पहुँचे। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास, ये इमेज है और इसकी जो ह्यूमन कैप्शन है, दैट इज अ लाइट शाइन्स इन अ टावर ऑफ एन ओल्ड स्टोन बिल्डिंग, ठीक है। मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था वो ह्यूमन ने इग्नोर कर दिया, ठीक है, कि एक बंदा उल्टा लटका हुआ है पोल के ऊपर, ठीक है। इमेज में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रोमिनेंट चीज है तो वो शायद यही है, ठीक है, जो कि ह्यूमन ने भी इग्नोर की। लेकिन यहाँ पे क्या जनरेटेड कैप्शन क्या है कि लार्ज स्टोन बिल्डिंग विद स्टैच्यू, ठीक है, इट्स नॉट अ स्टैच्यू लेकिन इट्स क्लोजर देन नथिंग, ठीक है। ह्यूमन जो है दैट इज क्लोजर टू अ स्टैच्यू देन टू नथिंग, जो कि ह्यूमन ने दिया था। एंड अ साइन ऑन द ग्राउंड। अब ये साइन कहां से आया, अगर आप देखें तो यहां पे कुछ ऐसी चीज है कि अगर इस सिर्फ इतनी जगह को देखें तो ये साइन से मिलती जुलती कोई चीज हो सकती है, ठीक है। तो इट्स फेयरली फीजिबल कि मशीन ने कोई बड़ी मिस्टेक नहीं की यहाँ पे, ठीक है। अ स्टैचू इज शोन इन द मिडल ऑफ अ बिल्डिंग, फीजिबल किस्म की सोल्यूशन है, बड़ी कोई अच्छी कैप्शन नहीं है लेकिन फेयरली फीजिबल। अच्छा ये देखिए, अ लिटिल गर्ल कैरीज अ यंग गर्ल ऑन द साइड वॉक, अ यंगर गर्ल ऑन द साइड वॉक कैरीज, ये ह्यूमन के, अगेन याद रखें ये ह्यूमन के कैप्शन है। तो ह्यूमन के कैप्शंस भी इतने अच्छे नहीं हैं। बताने का मकसद क्या है कि मशीन्स ये करंट वो हैं, आउटपुट हैं, जनरेटेड हैं, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, प्रोड्यूस किए हुए। तो जो काम ह्यूमन कर रहा है उसके काफ़ी मशीन करीब आ रही है ऑन अ फेयरली कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। मशीन का क्या कैप्शन है, अ गर्ल इज स्टैंडिंग आउटसाइड विद हर हैंड ऑन द ग्राउंड, ठीक है। मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा ये एक्यूरेट है, हाथ उसका ग्राउंड के काफी करीब ही है। हालांकि अगर आप हाथ को देखें तो हाथ कितना थोड़ा सा नजर आ रहा है, और पहले तो हाथ इसको आइडेंटिफाई करना अपनी जगह पे एक काम है, ठीक है। लेकिन ये सारे का सारा मीनिंग, यहाँ पर एक बात ये है कि जो ह्यूमन है उसने एक कैप्शन दिया हुआ है जबकि मशीन ने मल्टीपल कैप्शन दिए हुए हैं। जी जी, तो अगर मशीन भी एक ही कैप्शन देती तो उसमें बड़ा हाँ, इसके अंदर ये जो पहला वाला है ना, ये बेसिकली सॉर्टेड है। ये पहला वाला जो है दैट इज विद द हाईएस्ट कॉन्फिडेंस, कि अगर मशीन को आप कहें कि एक दो तो वो ये पहले वाला देगा, ठीक है। गुड क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अगर ये कि अगर आप, वही बात है कि अगर तुक्के मारना शुरू हो जाए तो कोई तो लग ही जाएगा, लेकिन दिस इज एक्चुअली सॉर्टेड, ठीक है। पहले वाला जो है दैट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। अगर आप मशीन को कहें कि कोई एक बताओ तो दिस विल बी द वन। अच्छा ये देखें, अगेन मुझे नहीं पता ये डाटा सेट इन्होंने जब कलेक्ट किया तो इनके जो यूजर्स थे वो क्या कर रहे थे। बारह
3 men are sawing a tree into sections. तो 3 I don't know, ठीक है, मशीन को 2 नजर आए, पता नहीं कहाँ से, मुझे तो एक ही नजर आ रहा है। एनीवे अच्छा ये लेबल है, इसमें अ मैन इज सॉर्टिंग हिज फ्रूट एट अ फ्रूट स्टैंड, मुझे तो सॉर्ट करता हुआ नहीं नजर आ रहा है, तो सोया हुआ यहाँ पे आराम से। बहरहाल ह्यूमन कह रहा है कि सॉर्ट कर रहा है, और जनरेटेड कैप्शन अ कपल लुकिंग एट फ्रूट विद अ बंच ऑफ बनानास। नॉट श्योर कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है, बहरहाल मशीन है उसका तो माफ़ी है थोड़ी सी उसको। अ डॉग रनिंग डाउन द रोड नेक्स्ट टू अ हिल, फेयरली एक्यूरेट, ठीक है, ऑल्दो कि हिल कहीं पे नज़र नहीं आ रही, शायद ये दरख्तों को हिल इसने कहा है मशीन ने। क्लास बता दूं, अ मैन प्लेइंग विद ऑन टॉप ऑफ अ पूल, ठीक है, अब ये सिरे से ग्रामेटिकली सही नहीं है, ठीक है, लेकिन बहरहाल इट स्टिल हैज़ एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द गेम ऑफ पूल, ठीक है, और बंदा है, बंदा इसमें सिर्फ शक्ल नज़र आ रही है, हाथ नज़र आ रहे हैं, उसकी बेसिस के ऊपर मशीन ने ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हैं, तो it means that the machine is able to understand from this one static image a fairly deep understanding of the world, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। आपको ये पता होना चाहिए ना कि भाई पूल एक गेम है जो कि खेली जाती है, जो कि इस इमेज में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ एक्सट्रैक्ट करना, तो ये बेसिकली मशीन लर्निंग का एरिया है जो कि इसके अंदर किया जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं, हाँ जी, ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ये कम्प्लीटली डिफरेंट एग्जाम्पल है, और इंशाल्लाह आगे जाके हम ये बात डिस्कस करेंगे कि ये दोनों एग्जाम्पल्स कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम्स अभी आपको नजर आएंगे, लेकिन ये दोनों एक ही मॉडल से सॉल्व किए गए हैं, एग्जैक्टली एक ही मॉडल है, ठीक है, कोड भी मोर और लेस एक ही जैसा है, और ये दोनों अलग अलग प्रॉब्लम्स इस एक ही मॉडल से सॉल्व किए गए हैं। ये बेसिकली है कि आपके पास बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हर एक पॉइंट जो है दैट इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये तैमूर साहब को अपने एरिया अकाउंट को ज़्यादा बेहतर पता है। आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एवरी पॉइंट इज अ डॉक्यूमेंट। आप ये कहना चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट किस बारे में है, ठीक है, गिवन दिस होल आर्टिकल ये किस बारे में है, तो ये हमारे पास कुछ क्लस्टर्स बने हुए हैं कि भाई ये एक बारे में है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स, ये सारी डॉक्यूमेंट्स एक बारे में है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स एक बारे में है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास ये जो पॉइंट की प्लेसमेंट है ये 2 डायमेंशनल में रैंडम नहीं है, ये वैसे ही हमने नहीं डाले हुए, ठीक है। नॉर्मली अगर किसी ने क्लस्टरिंग को देखा भी हो तो क्लस्टरिंग में बस ये पॉइंट्स रख दिए जाते हैं, यहाँ पे इनकी जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के ऊपर स्पेसिफिक पोजीशन है दैट इज एन इंपॉर्टेंट मीनिंग, और वो मीनिंग ये है कि आपके पास ये 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके अंदर अगर आप एक्स एक्सिस पे आगे जाते हैं तो जो चीजें 2 करीब करीब हैं तो वो दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे जो चीजें करीब हैं वो एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो अगर कोई चीज बिल्कुल 0 0 पे है तो वो काफी ज्यादा डिसिमिलर है उस चीज से जो कि 1 1 पर है, समझ आ रही बात की। तो इनकी जो प्लेसमेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट यहाँ। अब इसमें ये पहले क्लस्टरिंग कर दी, फिर जब डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि ये वाले जो सारे के सारे आपको यहाँ पे पिंक कलर में नजर आ रहे हैं ये इंटर बैंक मार्केट्स के बारे में आर्टिकल्स थे, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये सारे के सारे आर्टिकल्स यूरोपियन कम्युनिटी मॉनेटरी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में थे, ये सारे के सारे डिजास्टर्स के बारे में थे जो कि अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी इकोनॉमिक उसके करीब है, ठीक है। लीगल और जुडिशियल इश्यूज जो हैं वो भी डिजास्टर्स और एक्सीडेंट्स के काफ़ी करीब हैं आर्टिकल्स, ठीक है, तो ये सिमिलर हैं एक दूसरे के साथ। गवर्नमेंट बोरोइंग्स जो हैं वो भी अगर आप देखें तो इसके काफ़ी करीब हैं, अकाउंट्स के ये करीब हैं, तो ये अक्सर चीज़ें जो हैं एनर्जी मार्केट्स को अगर आप देखें तो वो यहाँ पे डिजास्टर्स वगैरह और इन चीज़ों से ज़्यादा दूर हैं, ठीक है, तो इससे आप बड़ा यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये बहुत बड़े, आगे जाके हम बात ये करेंगे इसके ऊपर कि बहुत बड़े हाई डायमेंशनल डाटा से ये एक्सट्रैक्ट करके आपको 2D के अंदर विजुअलाइज करके दिखाया जा रहा है। और अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाला मॉडल और ये जो मॉडल अभी हमने देखा ये दोनों बेसिकली एक ही मॉडल है जिसके जरिए से ये 2 बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है, ठीक है। और जो इनकी नीचे फाउंडेशंस हैं उसके ऊपर से हम इसी वजह से करना चाह रहे हैं कि जब उन फाउंडेशंस को हम स्ट्रांगली करेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि इससे ये 2 अलग अलग चीजें किस तरीके से 2 अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं। क्लस्टरिंग के अंदर ये प्रॉब्लम है कि किसको कितने डिस्टेंस पे रखा जाए और किस बिना पे सिमिलरिटी हुई है। जी जी जी, वैसे एक सर नहीं रखा जाता। एग्जैक्टली, तो ये जो चीज हम बात कर रहे हैं ये हमने नहीं किया, दिस इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाय द मशीन। वो जो हमारे पास क्लस्टरिंग में प्रॉब्लम होता है ना, जिनको नहीं पता हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्लस्टरिंग में प्रॉब्लम ये होता है कि भाई कितने क्लस्टर बनाऊं, ठीक है। नॉर्मली जो अच्छे क्लस्टरिंग के मॉडल्स हैं उसमें सबसे पहला मसला ये कि कितने क्लस्टर, तो इसमें हमें ये कहने की जरूरत नहीं है, इसमें जब ये चीज होगी तो आपको खुद नजर आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लस्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये काम हमने जो डिसीजन लेना था वो डिसीजन हमने नहीं लिया, वो मशीन ने लिया। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो मीनिंग एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वो ह्यूमन को नहीं पकड़ाया जा रहा, वो मशीन उसके साथ खुद कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही है उस मीनिंग के साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारा मकसद होगा। एक और इसी से मिलती जुलती जो चीज़ है वो ये है आपके पास कि आपने एक इमेज उसको दिया और पहले वाले से सिमिलर मॉडल है, ये एक डिफरेंट टेक्निक के ऊपर हुआ है, लेकिन मकसद यही कर रहा है कि इस
गिवन दिस वेरी कॉम्प्लिकेटेड इमेज जिसके अंदर हमें भी शायद सारी चीज़ें सही तरीके से नजर नहीं आ रही, आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं आ रही होंगी, मुझे भी नहीं सही नजर आ रही यहाँ पे, लेकिन इससे इसने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये वाला ब्लॉक जो है ये कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे पिक्सल्स कार हैं, ये सारे पिक्सल्स जो है ये रोड हैं, ये जो जगह है ये ग्रास है, ये देखिए ग्रास यहाँ पे है और यहाँ पे भी ग्रास है, और ये सारे के सारे ट्रीज हैं और ऊपर का कुछ पता नहीं है कि क्या है। ठीक है, समझ आ रही ना बात की। ये बेसिकली पिक्सल लेबलिंग है, ये भी आगे जाके ये उन चीज़ों में शामिल है जो कि कोर्सेरा के कोर्स में भी नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि हम इसको कवर कर लें थोड़ा सा, इसकी जो फाउंडेशन है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है कि एक सिंगल इमेज लेके उसके अंदर से ये मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर रहा है कि ये पिक्सल किसी और चीज़ को बिलोंग कर रहा है, ये पिक्सल किसी और चीज़ को बिलोंग कर रहा है, और दो के दोनों साथ साथ है। ठीक है, तो ये किस तरीके से मशीन ये सारा, अब इसकी एग्जांपल, इसकी जो एप्लीकेशन है आपको क्लियरली नजर आ सकती है कि अगर आपके पास गाड़ी के अंदर कोई सेंसर लगा हुआ है सामने, ठीक है, और उसके साथ ये प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसके अंदर आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं यहाँ पे रोड पे जा रहा हूँ तो रोड कहाँ पर है और आगे से आने वाली गाड़ी कहाँ पर है। समझ आ रही बात की? ठीक है, कि ये गाड़ी आ रही है, ठीक है, और ये जो चीज़ मुझे नजर आ रही है ये एक्चुअली सड़क नहीं है, ये बल्कि आगे जाने वाले ट्रेलर के ऊपर एक सड़क की तस्वीर है। फर्क समझ आ रहा है ना? अगर आपने उसको भी सड़क कंसिडर कर लिया तो आप मेरी तरह जाके उसको पीछे से ट्रक को मार देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास इनकी एप्लीकेशन वगैरह आहिस्ता आहिस्ता फिर हम बात करेंगे, लेकिन ये ट्रेलर वाली बात रिपीट एक ट्रेलर है आपके पास, आप मोटरवे पे जा रहे हैं, सामने एक 20 व्हीलर जा रहा है, ठीक है, उसकी बैक के ऊपर, हमारे यहाँ तो नहीं होते लेकिन बहरहाल एडवर्टीजमेंट एक लगी हुई है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, NHA की, और वो लगी हुई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ऐड लगा हुआ है, और उसमें उन्होंने एक सड़क बनाई हुई है। ठीक है, तो अब वो भी सड़क है और आप जिस चीज़ के ऊपर चलना चाह रहे हैं वो भी सड़क है। ठीक है, तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज़ जो है दिस इज नॉट अ रोड, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द रोड एंड दिस इज द रोड। पिक्सल्स को देखते हुए, पिक्सल्स दोनों के एक जैसे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही इमेज है जैसा वहाँ पे इमेज है, लेकिन आपने ये आइडेंटिफाई करना कि दिस इज नॉट एन एक्चुअल रोड बट पिक्चर ऑफ अ रोड। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना ये किस तरीके से होगा, ये भी बेसिकली आपके मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट में से है। यहाँ जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये चीज़ें हम क्लास में मैं आप लोगों को सारा मॉडल करके बताऊंगा। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मुझे खुद भी नहीं आता होगा वो। ठीक है, इसका एक हल तो ये हो सकता है कि हम सराउंडिंग को देखें, सराउंडिंग से देख के अंदाजा लगाएं कि असल पिक्चर। बहुत सारे हल हो सकते हैं, फिलहाल हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे, हल बहुत सारे हैं भी, लोगों ने किए भी हैं, लिटरेचर में हैं भी, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ आगे थोड़ी देर में। सवाल? अच्छा, मैं असल में इंतजार कर रहा था कि कोई हाथ खड़ा करे तो मैं उससे कहूँगा आप सवाल पूछें, तो इस वजह से अगर हाथ खड़ा करेंगे तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप सवाल पूछें। ठीक है, तो ये बेसिकली, और भी मेरे पास शायद कोई यहाँ पे, हाँ, एक दो तीन मेरे पास और एग्जांपल्स भी हैं। ये आप लोगों में से अक्सर ने शायद देखी हो, नहीं देखी तो मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को, इसके लिए मुझे इसकी आवाज़ लगानी पड़ेगी। डीप ब्लू का नाम आप लोगों ने सारों ने सुना होगा, जो चेस की मशीन थी जिसने कैस्परोव को हराया था 80s समथिंग या 90s, नॉट श्योर, चेस में हराया था। ठीक है, तो जिस टाइम पे पहला मैच हुआ था कैस्परोव का, हम लोगों को नॉर्मली ये पता नहीं होता, पहला मैच जो है कैस्परोव ने डीप ब्लू को हराया था, ठीक है, 2 साल पहले तकरीबन। तो वो जब उसने हराया था तो उस वक्त उसका डायलॉग था कि आई फेल्ट अ न्यू काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, आई स्मेल्ट अ न्यू काइंड ऑफ इंटेलिजेंस सिटिंग अक्रॉस फ्रॉम द टेबल। ठीक है, ये उसके अल्फाज थे जब वो जीता था, और जब वो हारा था तो फिर उसके अल्फाज थे कि डीप ब्लू हैज़ नॉट प्रूवन एनीथिंग। ठीक है, तो मतलब पहले वो ये कह रहा था कि ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जब हरा दिया तो फिर कहता कि ऐसी हुआ। ठीक है, वो तो फिर उसकी अपनी कोई वो थी ना, रीजनिंग थी। लेकिन डीप ब्लू में ये हुआ था कि बेसिकली चेस उसने हराया था, और जो लोग AI पढ़े हैं, जिन लोगों ने AI पढ़ा है, उनको पता है कि चेस इज़ नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, इसका बड़ी फाइनाइट नहीं है फाइनाइट, लेकिन काफ़ी लिमिटेड किस्म की स्पेस है, और उसका प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन एट दैट टाइम दैट वाज अ बिग डील, और उसकी वजह से AI को बड़ा बूस्ट मिला था, और लोग बहुत ज़्यादा AI की तरफ आ भी गए थे। फिर 10 साल के बाद कुछ भी नहीं हुआ, कोई और गेम नहीं हारी गई, तो सब लोग भागे AI से कि जी कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, ये रिपीटेडली ये चीज़ चलेगी, आगे भी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि मशीन लर्निंग के अंदर भी ये मसला है कि पीक्स आती हैं और ड्रॉप्स आते हैं, लोग सारे के सारे मशीन लर्निंग की तरफ भाग जाते हैं, फिर कुछ अर्से बाद कुछ भी नहीं बनता तो फिर आ जाते हैं कि जी बस कुछ भी नहीं बनता, वापस आ जाते हैं। ठीक है, कि मशीनें नहीं इंटेलिजेंट हो सकती, फिर वापस आ जाते हैं, फिर कुछ अर्से बाद एक पीक आती है, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि जेपर्डी एक गेम है बेसिकली, और गेम इस तरीके से चलती है कि गेम शो है ये एक, ठीक है, गेम शो है। इसके अंदर सवाल आपसे जो पूछा जाता है वो असल में सवाल नहीं होता, वो जवाब होता है। आपको जवाब बताया जाएगा और आप उसका सवाल बताओगे कि इस जवाब का सवाल क्या है। ठीक है, एक तो ये ना कि मैं आपसे सवाल पूछूं और आप जवाब दें, अगर ये चीज़ हमें मशीन लर्निंग में करनी पड़े तो अच्छी खासी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम आपको जवाब बताएंगे और आपने सवाल बताना है।
ठीक है, जेपर्डी का ये गेम का बेसिकली वो है। ये मेरा ख्याल है लास्ट ईयर या कब हुआ है, 2015 में हुआ है कि 14 में हुआ है, फेयरली रिसेंट, ये अभी का काम है तकरीबन। तो ये जेपर्डी के 2 मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें अवार्ड होता है, आखिर में पता नहीं 1 मिलियन होता है कि कितना होता है। तो ये 2 बंदे हैं जो कि बहुत मशहूर थे, जेपर्डी के चैंपियंस हैं 2 अलग अलग सालों के। तो इनको बुलाया गया था और IBM का प्रोजेक्ट है वॉटसन का, ठीक है। जिन्होंने नहीं सुना वॉटसन को ज़रूर देखें। मशीन लर्निंग से हट के भी वॉटसन का प्रोजेक्ट जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और कंप्यूटिंग के अंदर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। जिस तरीके से वो चेस का डीप ब्लू का प्रॉब्लम था ना, उस तरीके से वॉटसन बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है आपके कंप्यूटिंग के अंदर, सिर्फ मशीन लर्निंग के अंदर नहीं। तो इसके अंदर ये जो अभी आपको दरमियान में शायद नज़र आ रहा हो, शायद सही क्लियरली नज़र आ रहा हो, ये वॉटसन बीच में पड़ा हुआ है, ठीक है। वॉटसन इज़ बेसिकली सुपर कंप्यूटर और ये उसकी स्क्रीन है यहाँ पे ऑब्वियसली। IBM का बहुत बड़ा एक सुपर कंप्यूटर है जो कि अपने डाटा सेंटर में उनके है। ये बेसिकली इंटरनेट के साथ कनेक्टेड था उसके साथ, एंड इंटरनेट के साथ सॉरी नहीं कनेक्टेड था, ये अपने सिर्फ मेन फ्रेम के साथ कनेक्टेड था, ठीक है। और बाकी जो है इंटरनेट के साथ इसकी कनेक्टिविटी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द गेम ख़त्म की गई थी। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन मुझे इस तरह याद पड़ता है, ठीक है। बहरहाल अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो भी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है, क्योंकि वो इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर है कि अगर उसके अंदर वो डाटा बैंक डाल दिया तो डजंट मैटर कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। ट्विटर पे शायद ही कोई इन्फॉर्मेशन आपको काम की मिल जाए। तो मैं लगाता हूँ, अगर आप लोगों को मेरे सिस्टम से आवाज़ आ जाए तो, अगर नहीं आए तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ज़रूर, इसको बाद में देखिएगा। ये मैंने वहाँ पे पॉज की हुई है चीज़ जहाँ पे अब ये बंदा ये गेम शो होस्ट है और यहाँ पे ये 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, दरमियान में वॉटसन है। अब आप ये देखेंगे जब वो सवाल ख़त्म करता है तो वॉटसन कितनी देर में बेसिकली बजर प्रेस करना है, ठीक है। जिसने पहले बजर प्रेस किया वो जवाब देगा। तो वॉटसन के बजर प्रेस करने के टाइम को देखेंगे, ठीक है। Showed the walls had been repaired 17 आवाज़ आ रही है? सवाल समझने की ज़रूरत नहीं है। times. Watson, What is Jericho? correct. 400 same category. This mystery ये पिक इसने खुद किया। अच्छा, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं कि आप नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी में से जवाब देना चाहते हैं, ये वॉटसन ने खुद पिक किया है कि आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कैटेगरी। author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Urkesh. Watson, Who is Agatha Christie? correct. Same category, 600. At the Olduvai Gorge in 1959, she and hubby Lewis found a 1.75 सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये जो उस तरफ बंदा खड़ा है ना पार्टिसिपेंट, उसके एक्सप्रेशन को भी देखेंगे। अच्छा, million-year-old Australopithecus Boise-eyed skull. Watson, Who is Mary Leakey? you're right. 800 same category. Harriet Boyd Hawes was the first woman to discover and excavate a Minoan settlement on this island. Watson, What is Crete? yes. इसको मैं शेयर कर लूँगा, इसको देख लें आप लोग, काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वो है। बुरे तरीके से हराया इसने, ये 2 चैंपियंस थे, बुरे तरीके से हराया, ठीक है। और एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा है वो उसको प्रेस करने का टाइम ही नहीं दे रहा। तो ये एक तो प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड, वो ठीक है कि पीछे सुपर कंप्यूटर है, लेकिन सुपर कंप्यूटर को बात समझानी तो पड़ेगी ना, ठीक है। और ये रिवर्स क्वेश्चन आंसरिंग जो है, इसको क्वेश्चन आंसरिंग कहते हैं, मशीन लर्निंग की एक फील्ड है ये इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन आंसरिंग, अब इसके आगे फिर एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। ये तो गेम शो में तो बेसिकली मार्केटिंग प्लॉय था ना एक तरीके का, वो भी IBM का था, ये भी IBM का। IBM वालों को ये काम बड़ा अच्छा करना आता है। इसकी एक जी जी वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो विद इन कॉन्टेंट ही हम कवर कर लें, ठीक है। लेकिन आजकल आप लोगों को कहीं पे एक्सपर्ट सिस्टम्स का नाम सुनने को नहीं मिलेगा, इतना सिर्फ कह देता हूँ। आजकल ज़्यादा नहीं सुनने को मिलता आउटसाइड द कोर्स, ठीक है। उसकी वजह चलें, आप ये सवाल याद रखें, अभी थोड़ी देर बाद ही वो कर लेते हैं। ये मैं ये वाला बात पूरी कर लूँ। तो इसकी एप्लीकेशन अब कहाँ पर है देखें। इसकी एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि है पेड, लेकिन वॉटसन की API अब अवेलेबल है। आप अगर किसी लार्ज स्केल कंपनी में हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन हम लोग पर्सनली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वॉटसन को आप अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी मेलें भेज देंगे और वो आपको उसको एनालाइज करके एक स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बेसिस के ऊपर आप और काम कर सकते हैं। मेडिकल एनालिसिस के ऊपर आप लोग बायोमेडिकल इमेजिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर भी ये चीज़ होगी। वॉटसन के काफ़ी IBM वालों के काफ़ी उनके साथ मेडिकल की जो रिसर्च की फर्म्स हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने अभी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी किए हैं कि उनके डाटा सेट लेके और उन डाटा सेट्स के ऊपर अब वो लर्निंग कर रहे हैं। तो वही टेक्निक्स जो कि इन लोगों ने क्वेश्चन आंसरिंग में रिजॉल्व की थी, वही टेक्निक्स अब वो अप्लाई करना चाह रहे हैं मेडिकल इमेजिंग के ऊपर कि गिवन एन एक्सरे वो खुद आइडेंटिफाई कर सके कि इसके अंदर मसला क्या है, कोई मसला है या नहीं, अगर कोई है तो क्या है। तो ये बेसिकली वही एक सिंपल सी टेक्निक है जो कि आगे जाके बहुत सारी जगहों पे अप्लाई होती है, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि वो जो फाउंडेशंस जिनको हम कवर करना चाह रहे हैं ना,
मैं चाहता ये हूँ कि उन फाउंडेशंस को हम इस तरीके से कवर कर लें कि जो मैं हवा में यहाँ पे हाथ हिला रहा हूँ ना, तो इन हवा में हाथ हिलाने से आपको समझ आ जाए कि हाँ जी उस फाउंडेशन का और इस वॉटसन के आपस में मॉडल का क्या ताल्लुक है। सर जो जवाब दिया जाता है, जिसका सवाल निकाला जाता है, उस जवाब का कोई खास फॉर्म, कोई खास स्ट्रक्चर होता है? फ्री, असल में ये गेम शो तो ह्यूमंस के लिए है, ठीक है, तो ये फ्री टेक्स्ट होता है। सर जो इमेजेस दी जाती हैं, जैसे स्ट्रक्चर निकाला जाता है, या जो एपीआई की आप बात कर जी, रहे जी, हैं, जी। उसका तो डेफिनेटली API मैंने फॉर ऑब्वियस रीजंस यूज़ नहीं की है, लेकिन जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन देखी है तो उसमें मैंने क्वेश्चन आंसरिंग का ही देखा तो उसमें ये था कि आपने कस्टमर्स के फॉर एग्जांपल चैट है, ठीक है, कस्टमर्स के साथ चैट हुई है तो वो आप उसको भेजते हैं तो उसमें से आपको मीनिंगफुल चीज़ें निकाल के देता है, जिस तरह सेंटिमेंट एनालिसिस एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है। मतलब हम सर लेबलिंग भी नहीं करेंगे, सिर्फ सेट कर देंगे। आप उसको रॉ डाटा देंगे, ठीक है, वॉटसन का मेजर एडवांटेज ये है कि आप उसको रॉ डाटा देंगे। आगे जाके हम खुद भी बात करेंगे, ये बेसिकली इस मॉडल के ऊपर बात करता है, डीप लर्निंग के ऊपर। आप लोगों के न्यूरल नेटवर्क्स वाले उसमें आगे हमने लिखा हुआ है कि डीप लर्निंग क्या चीज़ है, तो उसका जो फाउंडेशनल मॉडल है वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, एंड इट्स रिडिक्युलसली ईजी, ठीक है यार, इंतहाई आसान है। वो जिन लोगों ने दिया है उन लोगों को खुद समझ नहीं आती कि इतना अच्छा काम क्यों करता है, ठीक है, आगे इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बहरहाल तो इसकी एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं आप लोगों को एक दो तीन और चीज़ें भी बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये एक बेसिकली ये भी मशीन लर्निंग का एक डिफरेंट किस्म का मॉडल है। हो इसमें ये रहा है कि इसका मैं आवाज़ थोड़ी ऐसा कर दूँ क्योंकि आवाज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। ये गेम है मारियो, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये खेल रहा है कंप्यूटर, जो उसको इनपुट दिया जा रहा है दैट इज ओनली द इमेज ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन का जो इमेज है ना वो उसको दिया जा रहा है जो हमें नजर आता है, और जो उसके पास आउटपुट्स हैं दैट इज द कंट्रोल्स ऑफ द जॉयस्टिक। वो सिर्फ अप डाउन लेफ्ट राइट जंप कर सकता है, जंप एंड फायर, ठीक है। आउटपुट सिर्फ ये है, इनपुट सिर्फ स्क्रीन है। मशीन को कोई ऐसी लर्निंग नहीं दी गई कि मारियो में आपने क्या करना है, ठीक है, कोई ऐसी लर्निंग उसको नहीं बताई गई कि मारियो में आपने कॉइन्स कलेक्ट करने हैं या लोगों से बचना है, ये जो वो आ रहे होते हैं क्या कहते हैं उनको, एनिमीज होते हैं, उनसे आपने बचना है, जंप करना है, खड्डे में गिर के मर जाओगे, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मशीन को नहीं दी गई। मशीन ने खुद लर्निंग की है। ज़रा देखें कि किस तरीके से प्ले करता है। यह मशीन प्ले करिए, अभी एक स्टूपिड साइज के ऊपर इमेज आएगा अभी, इसका मतलब है कि ह्यूमन नहीं खेल रहा। चेक पॉइंट मिस कर दिया इसने। प्रीटी गुड। इसका अगर मैं आगे आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा कि ये कैसे, ये बेसिकली ये देखें आपको छोटे डब्बे में इसका मॉडल नजर आ रहा है, मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, कि ये क्या समझता है कि मैं दुनिया में क्या देख रहा हूँ। और ये जो यहाँ पे ये कंट्रोल्स हैं, शायद आपको क्लियरली नजर ना आ रहे हो, ये बेसिकली वो कंट्रोल्स हैं जॉयस्टिक के, ठीक है। तो ये हर पॉइंट पे ये डिसाइड कर रहा है कि अभी क्या करना है। अब क्लियरली नजर आ रहे होंगे, अभी दोबारा दिखा देगा। ये जो ब्लिंक कर रहे हैं ये बेसिकली ये प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो जॉयस्टिक के साथ ये हार्डवायर्ड है और ये बेसिकली ये काम कर रहा है। अगेन ये मॉडल जो है ये उन चीज़ों में शामिल है जो कि कोर्सेरा के कोर्स में नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको इतना श्रिंक कर लूँ कि हम इसको किसी एक क्लास में कर लें बेसिक कवर, ठीक है। ये बेसिक मॉडल जो है ये बहुत आसान है, ठीक है। और ये उन चीज़ों में जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी का पता है ना तो दिस इज़ बेसिकली प्रोबेबिलिटी इन दैट सेट, ठीक है। इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा जी, लास्ट एग्जैक्टली यही मॉडल जो कि अभी मैंने आपको ये मारियो की गेम में बताया, एग्जैक्टली यही वाला मॉडल जो है ये बेसिकली चल रहा है यहाँ पे। ये एक हेलीकॉप्टर है, ऑटोमेटेड है, इसका रिमोट कंट्रोल कोई नहीं है, इसके अंदर कंट्रोलर डाल के इसको छोड़ दिया कि जाओ जो करते हो करो, ठीक है। तो वो ये करता है, अभी करेगा खैर है, ठीक है। इन्वर्टेड टेक ऑफ। और किसी ह्यूमन के लिए किसी हेलीकॉप्टर के साथ ये काम करना अच्छा खासा मुश्किल है। जिन लोगों ने फ्लाइट सिमुलेटर्स देखे हैं हेलीकॉप्टर्स के, उनको पता होगा हेलीकॉप्टर सिरे से उड़ता ही नहीं है, ढस जाके आगे लग जाता है। तो अब ये उड़ता रहेगा। बहरहाल इसका काफ़ी ज़्यादा वो है ट्रिक्स हैं इसके अंदर, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, आप देख लें। उल्टा करके फ्लाई भी करता है, हेलीकॉप्टर को उल्टा करके फ्लाई करना मुझे काम करता है। इसको अगेन कोई नहीं बताया गया कि फिजिक्स क्या है, ठीक है। इस हेलीकॉप्टर को नहीं बताया गया कि कितना आपने पैडल प्रेस करना है, क्या करना है, कोई ऐसी बात नहीं बताई गई। इसको छोड़ दिया गया है कि जाओ जो करते हो करो। और सिर्फ एक दो चीज़ होती है जो कि इसको बताई गई होती हैं, ठीक है। उनमें से एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि फाउंडेशन है सारी चीज़ की, कि वही टक्कर नहीं खानी बस, ठीक है। वो कहते हैं ना कि वो बच्चा होता है ना छोटा, तो उसको आप कहते हैं वो बेटी है मेरी तो वो हीटर के पास जा रही होती है, तो हीटर के पास नहीं जाना, ठीक है, बिश करेगा। अब उसको आपने एक दफ़ा
डेटा सेट तो होगा ना? नहीं, इसके पास डाटा सेट नहीं है। सर अगर हम सिमेंटिक्स की बात करें सर, एक सेकंड, वो उन्होंने सवाल पूछे, मैं वो कर लूँ फिर आपके पास। सेंसर कोई लगा हाँ, सेंस फिजिक्स ये रियल वर्ल्ड को कैप्चर तो कर रहा है ऑब्वियसली, इसको पता होना चाहिए कि अभी मैं जाके टकरा गया हूँ कहीं पे, वो इसको पता है। लेकिन हमने इसको सिर्फ इतना बताया कि आपने टकराना नहीं है। हमने इसको नहीं कहा कि आप ऊपर जाओगे तो ये ऊपर जाने से जब आप नीचे गिरोगे तो ज़्यादा बुरी फॉल होगी, ज़रा से ऊपर होगे नीचे होगे तो, ये फिजिक्स हमने उसको नहीं बताई। हमने उसको नहीं बताया कि जब आप पर ज़्यादा तेज़ चलाओगे तो आप ऊपर जाओगे, कम चलाओगे तो नीचे आओगे, ये बातें नहीं बताई गई। जो बात बताई गई है वो सिर्फ ये बताई गई है टक्कर नहीं खानी। समझ रही बात की? ठीक है, आपका सवाल जी। सर अगर हम सिमेंटिक्स की बात करें सर, तो जो टकराने की डेफिनेशन है जी जी जी, वो इसमें अलग है और मारियो के गेम में अलग है। एग्जैक्टली। दोनों केसेस में हमें खास अलग करना पड़ेगा, मतलब टकराने वाला मॉडल अलग बताया हमको, ठीक है। ऑल्दो के मारियो में टकराने वाली बात उसको नहीं बताई, लेकिन बहरहाल अगर आप वो कंसिडर कर भी लें तो वहाँ पे टकराने वाली बात फ़र्क है। लेकिन उसके अलावा ना उसको बताया कि आपने क्या करना है, प्रेस क्या करना है, ना इसको बताया कि आपने क्या प्रेस करना है। कोई तो खास बात होगी जो उस वक्त खास मारियो के लिए हो, यानी एग्जैक्टली वही मॉडल हम यहाँ पे तो नहीं अप्लाई कर सकते। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही मॉडल है। ठीक एक 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 चीज़ फ़र्क है सिर्फ, वही मैंने जो टकराने का कहा ना, वो टकराने वाली बात फ़र्क है थोड़ी सी, लेकिन वो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि अगर आप एक डोमेन से दूसरी डोमेन में जाती है। बाय द वे मैंने आपको मारियो का बताया है, इसके ऊपर अटारी की बहुत सारी गेम्स हैं। अटारी मशीन लर्निंग पे आप सर्च करें तो आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये अक्सर प्रोजेक्ट्स जो हैं आपको मिलेंगे या स्टैनफोर्ड के मिलेंगे या यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के मिलेंगे, ठीक है। अगेन थोड़ी देर बाद उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा मकसद आप लोगों को बताने का, ये चीज़ें बताने का ये था कि मशीन लर्निंग का जो स्कोप है वो हम काफ़ी ज़्यादा बड़ा रखते हैं माइनिंग से, ठीक है। माइनिंग में इस किस्म की चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती बिकॉज दे आर नॉट विद इन द स्कोप ऑफ माइनिंग, ठीक है। जो हम स्टार्ट लेंगे तो हम उन्हीं चीज़ों से स्टार्ट लेंगे जो कि आप जिन लोगों ने माइनिंग पढ़ी उनको ऐसे ही लगेगा कि जी ये तो माइनिंग वाली ही चीज़ है, क्योंकि अगेन मशीन लर्निंग माइनिंग में अप्लाई हो रही है। लेकिन हम इसको इतना पक्का करना चाहते हैं कि हमें जो ये वाले मॉडल्स हैं ये भी फिर समझ आने शुरू हो जाए, ठीक है। समझ आ रही बात की जनाब? बायोइन्फॉर्मेटिक्स अनफॉर्चुनेटली मुझे बिल्कुल नहीं पता कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, लेकिन बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर भी मशीन लर्निंग अप्लाई होती है, ठीक है। अगेन तो अगर मेरे हिसाब से आप उसको देखें तो डाटा माइनिंग और बायोइन्फॉर्मेटिक्स दोनों एक बराबर है, ठीक है। क्योंकि और मेरा अपना जो मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन इन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है, ये सारे बराबर हैं। मशीन लर्निंग को हम एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे लैग कर जाते हैं कि जब हमें फाउंडेशंस का पता नहीं होता तो हम उन टूल्स को भी अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब मैंने आपको 2-3 मॉडल्स बताए, एक वो वर्ड एम्बेडिंग्स वाला मॉडल बताया जो कि क्लस्टरिंग कर रहा था, एक मैंने आपको ये वाला मॉडल बता दिया। अब अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे लिए कौन सा मॉडल बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जी पहले एक लगाओ, फिर दूसरा लगाओ, फिर तीसरा लगाओ, फिर चौथा लगाओ, जो अच्छा काम कर रहे हैं हाँ जी बस ठीक है, F1 स्कोर जिसका अच्छा आ गया तो वो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट द वे टू गो। एक एग्जांपल मैं अभी सुबह भी डिस्कस कर रहा था शाकिर साहब के साथ कि मेरे पास एक डाटा सेट है जिसके ऊपर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो उस डाटा सेट को उमर साहब की जो GPU की मशीन है जिसमें बहुत सारी कोर्स हैं और मेमोरी है और हार्ड डिस्क है और पता नहीं क्या है, उसके ऊपर मैंने रन किया तो वो तकरीबन 102 GB का वो एक फ़ाइल है जिसको मैंने प्रोसेस करना है, और वो तकरीबन 3-4 घंटे के बाद मेमोरी एरर दे के उस मशीन के ऊपर फारिग होगी कि बस मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब उसका कोई इलाज निकालना, तो ये आप नहीं कर सकते कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो। वो एक एक चीज़ जो है 2-3 हफ्ते लेगी आपके पास, ठीक है। लास्ट टाइम मैं तकरीबन 1-2 मंथ्स पहले एक डाटा सेट के ऊपर काम कर रहा था, तो उसका एक रन जो है, मिनिमल रन जो उसका चल रहा था, वो तकरीबन चलता है इस GPU की मशीन के ऊपर तकरीबन 2.5-3 दिन, घंटे नहीं दिन, ठीक है। तो 72-77 आवर्स तक वो आराम से जा रही थी चीज़, ठीक है। बल्कि 3 से ज़्यादा हो, नहीं 3 से थोड़ा कम ही, कितना हो, 3 से ज़्यादा हुआ ना थोड़ा। मैथ्स बाय द वे मेरी बहुत कमज़ोर है, तो आप लोग थोड़ा सा वेरीफाई करते रहेंगे कि मैं गलत ना कर रहा हूँ कुछ, ठीक है। तो बेसिकली ये बताने से मकसद ये है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की ये चीज़ें हैं और हम करना ये चाह रहे हैं कि हम उन फाउंडेशंस को मजबूत करें जिसके बाद जब आप जाके वो वाले लेक्चर्स देखें जो कि कॉन्फ्रेंसेस में लोग देते हैं या कॉन्फ्रेंस का आप कोई पेपर उठा के पढ़ें तो आपको वो बात समझ आ रही हो, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये किया था कि ये कोर्स जब हम चला रहे थे तो गूगल का एक लाइब्रेरी आई है, अगर किसी लोगों ने नाम सुना हो तो टेंसरफ्लो के नाम से। तो वो हम सेमेस्टर के तकरीबन एंड के करीब थे जब वो लाइब्रेरी गूगल ने रिलीज़ की थी, मुझे अमीन साहब ने भेजी थी, मैंने खुद नहीं देखी हुई थी, बहरहाल वो मुझे मिली। तो वो क्लास में फिर मैंने वो लाइब्रेरी अगले दिन खोली, ठीक है। और उस लाइब्रेरी का जितना उन लोगों ने एक्सप्लेनेशन की हुई थी कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, BS वालों के साथ हमने डिस्कस की कि हाँ जी ये देखो इसके अंदर ये बात समझ आती है, हाँ जी आती है, ये बात समझ आती है, ये भी बात समझ आती है। तो वो सारे का सारा जो स्टेट ऑफ द आर्ट गूगल ने रिलीज़ किया हुआ है मॉडल, वो सारे का सारा BS वालों को फिर समझ आ रहा था, ठीक है।
यूज़ करना ठीक है, उसका कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एटलीस्ट बात समझ आ रही थी कि हाँ जी यहाँ पे ये कंपोनेंट ये कर रहा है, ये कंपोनेंट ये कर रहा है, ये कंपोनेंट ये कर रहा है। तो हम चाहते ये हैं कि आपके पास अगर कल को जाके कोई रिसर्च पेपर में कोई चीज़ नज़र आती है तो आपको ये ना लगे कि ये क्या है, ठीक है, आपका दिमाग ब्लॉक उसके ऊपर ना हो जाए। या तो आपको वो चीज़ पता चल जाए या फिर आपको ये पता हो कि इसको मैंने किस पाथ से जाके टैकल करना है। आपका वो दिमाग जो ब्लॉक हो जाता है ना रिसर्च पेपर देख के कि ये क्या कह रहा है तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, वो ना हो, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एक मकसद होगा अपने इस कोर्स के अंदर, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ बातें हैं। आई एम फेयरली श्योर कि हमारी यहाँ पे प्रेजेंटेशन तो ख़त्म है। हाँ जी, कोई सवाल हो आप लोगों के तो मुझे बताएं, वरना फिर मैं एक ज़रा डिफरेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। नॉर्मली वैसे हम इस तरीके से किया करेंगे कि चूँकि 2 क्लासेस हमारी एक साथ हैं तो एक क्लास के टाइम के बाद तकरीबन एक 5-10 मिनट की हम ब्रेक ले लिया करेंगे ताकि हम फिर एंड तक जा सकें, ताकि ऐसा ना हो कि जी वो 2 घंटे के बाद आप लोग कहें कि भाई साहब समझ नहीं आ रही हमें यार। तो दरमियान में ब्रेक ले लेंगे ताकि आखिर तक हम थोड़ा अपना जो कंटेंट है वो कंटेंट को कवर कर सकें। मशीन लर्निंग की कोई ऐसी एग्जांपल हो सकती है जिसमें डिसीजन का एलिमेंट होने को तो बहुत सही हो सकती है। अगर आप माइनिंग को ही ले लें, आपने एक्सट्रैक्ट कर ली उसके अंदर से मीनिंग, दैट्स इट, दैट इज़ आल्सो मशीन लर्निंग। लेकिन सर मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना या मीनिंग यूज़ करना, दोनों बातों में फ़र्क है ना। क्या करना चाह रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट ही ना करें? सर मतलब मैं ये कह रहा हूँ सर कि ऐसा कोई जिसमें डिसीजन का एलिमेंट हो। इसलिए ये जो नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क की बात होती थी वो गाड़ी चलाने के लिए जहाँ पे जिस तरह से हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि डिसीजन का एलिमेंट ना हो, तो डिसीजन का एलिमेंट अगर ना हो तो आई एम नॉट श्योर। डिसीजन बहुत असल में वेग टर्म है ना, अगर आप इसको स्पेसिफाई करो तो फिर मैं शायद कोई जवाब दे सकूँ। अगर आप इसको डिसीजन तक ही छोड़ दोगे तो दिस इज ऑल्सो डिसीजन कि इसको किस क्लास में डालना है, या लेट्स से कि इसको मैंने पैरामीटर को क्या वेट देना है, तो ऐसी चीज़ हार्डली आपको मिलेगी, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर कि ऐसी कोई एग्जाम्पल आपको मिलेगी। सर ये मशीन लर्निंग जो है इसको तो हम खुद सिखाते नहीं चीज़ कि आपने ये करना है, कैसे जी। सकता कि वो हमारे सिखाने के खुद वो कोई चीज़ करे? ये इख्तिलाफी मसला है जी, या जो आपने स्टेटमेंट दी है ना कि हम उसको सिखाते हैं, ये इख्तिलाफी मसला है, ऐसी कोई बात साबित नहीं है अभी तक। मैं एग्जाम्पल्स अभी आपको 1-2 दूंगा इंशाल्लाह। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको सिखाएं, नहीं हम उसे बताते हैं ना कि जब ये चीज़ ये ज़रूरी नहीं है, ये आप अज्यूम कर रहे हो ना। मैं यही कह रहा हूँ कि ये आपकी अजम्पशन गलत है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको सिखाएं। देखो, अगर आप कहो कि मैं आपको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो 2 तरीके से हो सकता है ना। एक तो बाय चांस मैं यहाँ पे कुछ और बोल रहा था, आपके जहन में कुछ और चल रहा था, आपने बात समझ ली, ठीक है। या ये हो सकता है कि मैं आपको वो चीज़ बताऊँ और आपके जहन में वो एक्सेप्ट हो जाए। 2 तरीके हो सकते हैं ना। तो पहले तरीके के लिए तो मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपके दिमाग के अंदर कोई ना कोई पुर्जा होना ज़रूरी है। दूसरी तरीका ये है कि मैं आपको बताऊँ, उसके लिए मुझे पता होना ज़रूरी है। तो अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिसका मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं आपको कैसे सिखाऊंगा? मजारी बात की, या तो आपके दिमाग में होनी चाहिए या मेरे दिमाग में होनी चाहिए। अगर मेरे दिमाग में नहीं है तो आपके पास दिमाग होना चाहिए। तो अगर मैं मशीन को कोई ऐसी चीज़ सिखा दूं जो कि मैं खुद नहीं कर सकता, इसका मतलब है मशीन ने खुद लर्न किया, फिर कहाँ से आई उसके पास? सर आपने अभी जितनी भी एग्जाम्पल दी है, जी जी जी, पहले आपने जो हेलीकॉप्टर से बताया कि आपने टकरा नहीं है, एक बात बताइए। हाँ, दूसरा जो आपने दूसरा एग्जाम्पल दिया है वो आपने खुद क्लासिफिक उसे बताया ना कि भाई ये जब ये चीज़ें हो तो आपने इसको ट्री कह देना है, ठीक है, ये हो तो आपने इसको रोड कह देना है, ठीक है। ये आपने खुद किया, ठीक है। ठीक है सर। इसमें मशीन ने क्या किया है? देखो, हेलीकॉप्टर को मैंने ये बताया कि आपने टकराना नहीं है, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर पड़ा रहे ना वहाँ पे, नहीं टकराएगा बस। उसे किसने कहा कि उड़े, ठीक है, उसके लिए भी बात ये मेरा क्वेश्चन है कि वो उड़ा क्यों है? उड़ा क्यों है? हाँ, तो ये उससे हमें पूछना पड़ेगा, अगर टकरा नहीं है ना तो उसे किसी थोड़ा ऊपर लगाया था, ये ऊपर क्यों चला गया? ऊपर क्यों गया? तो ये बात ये है कि हम बेसिकली ये करेंगे कि उस मशीन को हम ये बताएंगे कि हमें तुमसे किस चीज़ की ज़रूरत है। देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लेवल पर ले जाओ तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मशीन लर्निंग से निकल के फिलोसफी में चली जाएगी, ठीक है। लेकिन आप इसको, मैं आपको इसका पैरेलल देता हूँ, ठीक है, कि एक बच्चा है, आपने उस बच्चे को कहा कि जी जिस तरह हम उसको कहते हैं कि जी चलो तुम कलमा सुनाओ, ठीक है, वो कलमा सुनाता है, हम उसको कहते हैं शाबाश, ठीक है। गाली देता है, हम उसको कहते हैं ये तुमने क्या किया, ना करो, ठीक है। अब 2-3 दफ़ा ये बात हो गई, सही है, अब उसको पता चल गया। अब वो न सिर्फ ये कि ये गाली नहीं देता बल्कि कोई और गाली भी नहीं देता, तो आप क्या कहेंगे कि इसने बात को सीखा है, इसने खुद सीखा है, या आप ये कहेंगे कि मैंने इसको सारी बातें सिखाई हैं, ठीक है। देखो, अगर तो उसने खुद ये बात सीखी है ना कि दूसरा काम ही नहीं करना, लेकिन हाँ, एक मिनट, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। देखो, लेकिन यहाँ पे भी मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि भाई ये तो बात तो मैंने इसको बताई थी कि जी गाली नहीं देनी, ये बात तुमने करनी है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ठीक है, ये बातें मैंने इसको बताई थी, लेकिन मैंने इसको सबसेट बताया था और वो उसको अप्लाई कर रहा है एक सुपर सेट के ऊपर,
ठीक है, और एग्जैक्टली यही काम मशीन भी कर रही है, ठीक है। तो अगर आप ये कहें कि भाई वो लर्निंग है, ये लर्निंग नहीं है, तो वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, मैं खुद आपकी बात से एग्री करूंगा, लेकिन इट डज नॉट अफेक्ट अस। हम बेसिकली जब मशीन लर्निंग की बात शुरू करेंगे ना, तो उसमें हम सबसे पहली बात ये करेंगे कि हम उन बातों को तो ख़त्म कर देंगे जिनका हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा मकसद कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर तो हम वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फिलोसॉफिकल बहस में जा रहे होते तो हम आप ये सवाल करते, लेकिन यहाँ पे हम वो सवाल उठाएंगे ही नहीं कि आया ये चीज़ वाकईतन लर्निंग है या नहीं है। हम लर्निंग की डेफिनेशन ऐसी करेंगे जो कि हमारा मकसद पूरा कर सके, समझ आ रही है। हमारा मकसद है हेलीकॉप्टर को खुद उड़वाना। अब चाहे उसने लर्निंग की है कि उसके अंदर जो है तो वो रूह आ गई है कि जो कुछ भी आ गया है, वो हमारा उसके साथ काम नहीं है, ठीक है। हम उस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा मकसद अगर पूरा हो रहा है तो हम कहेंगे कि जी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इसने लर्निंग कर ली है, ठीक है। और दोस्त में इश्यूज हैं, लेकिन ठीक है। जी कोई और सवाल? सर इसका वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि चूहे से मेरे ख्याल में जहाज उड़ाया था, उसको पता नहीं क्यों उड़ाने का, और वो जब भी गलत डिसीजन देता है उसको कोई करंट मिलता है साइड कोई प्रोसेस था, और उसको सारा 2-3 घंटे के बाद वो सारे सही डिसीजन लेना शुरू हो गया। जी जी, एसेंशियली ये जो मॉडल्स अभी मैंने आपको दिखाए हैं वो यही वाले मॉडल्स हैं जो कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ये वही कंडीशनिंग साइकोलॉजी है कि जो कोर्सेरा के अंदर जो एग्जांपल दी गई है वो इंग्लिश में बड़ी अच्छी लगती है कि गुड डॉग बैड डॉग, तो वो ये बेसिकली आप उसको यही बातें बता रहे हैं, ये तुमने अच्छा किया, ये तुमने बुरा किया, ये तुमने अच्छा किया, ये तुमने बुरा किया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लर्न कर लेती है मशीन कि ये काम मैंने करना, ये काम नहीं करना, ठीक है। ओवर अ पीरियड मैं उसको स्पेसिफिक नहीं बताता कि ये काम अब तुमने नहीं करना, लेकिन पहले मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उसके ऊपर कहा होता है कि भाई ये काम तुमने नहीं करना, तो वो खुद अज्यूम कर लेता है कि ये काम ये अच्छा नहीं है, नहीं करना, ठीक है। तो ये मॉडल इन इटसेल्फ बहुत आसान है, ठीक है। ये एक बोर्ड के ऊपर फिट आ जाता है, ठीक है। तफसील में सारे मसाइल हैं, ठीक है। कोई और सवाल? अच्छा जी, आप लोग जैसे मैंने कहा कि हम बेसिकली टर्म पेपर के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखेंगे। ये आप लोग थोड़ा सा मेरा ख्याल है शायद कम है, ये तो शेयर कर लें। मैंने तो 8 बंदों के हिसाब से किया था, लेकिन शायद बंदे थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो थोड़ा कुछ शेयर कर लें। टर्म पेपर की डिस्क्रिप्शन है। मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि जी ये टर्म पेपर क्यों है, ये किधर से हमारे सर पे आ गया, ये क्या मुसीबत है, इसके साथ क्या करेंगे। इन सारे सवालों के जवाब ज़रा मैं आप लोगों को पहले दे दूँ। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले अपनी रिसर्च प्रोफाइल बताई थी, और वो रिसर्च प्रोफाइल बताने का मेरा मकसद ये था ताकि आप लोगों को मैं ये कन्विंस कर लूँ किसी तरीके से कि मुझे आप लोगों के रिसर्च पेपर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं जो आप लोगों को ये एक्टिविटी करवा रहा हूँ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्वाइट ऑनेस्टली, ठीक है। अभी कॉन्फ्रेंस पेपर्स से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता मुझे, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी इस वजह से बताया था, ताकि नॉर्मली हम लोगों ने ये देखा है कि जब स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि रिसर्च पेपर लिखो, तो जवाब यही होता है कि माना इसने तो खुद अपने लिए पेपर लिखवाने मेरे सर पर डाल रहे हैं, हमसे लिखवाता है, ठीक है। तो एक जवाब तो ये है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। दूसरा जवाब ये है कि अगर आप लोग आखिर में कहें कि जी हमने पेपर लिखा, हम आपका नाम बीच में नहीं डालते, फाइन विद मी, आई डोंट केयर, ठीक है। ऑल्दो कि उससे शायद आप लोगों को फ़ायदा हो, मुझे फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल तो टर्म पेपर जो है लिखवाना, मैं क्यों लिखवाना चाह रहा हूँ आप लोगों से, मैं आप लोगों को वजह बताता हूँ। हम लोग रिपीटेडली यहाँ पे पीएचडी की जब फैकल्टी की भी डिस्कशन होती है, हम लोग और फैकल्टी भी आपस में बात करते हैं, तो हमेशा यही बात होता है कि जी बात होती है कि हमारे पास जब फाइनल कोर्स वर्क पूरा करने के बाद जब लोग आते हैं बाहर, तो उनके पास कोई वो नहीं होता। जी सर, जी। तो मसला यही होता है कि रिसर्च का कुछ पता नहीं होता, रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स दिया भी है तो फिर भी पता नहीं होता, ठीक है। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इस कोर्स में हम एक रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करें, ठीक है। आई वुड प्रेफर इन ग्रुप्स, ठीक है, 2-2 बंदे, ठीक है। आई वुड प्रेफर इट। अगर कोई अकेला करना चाहता है तो कर ले, लेकिन आई वुड प्रेफर कि 2 बंदे एक साथ करें। अगेन मेरे पास इसकी साइंटिफिक फाउंडेशन मौजूद है, फिर किसी वक्त बताएंगे जब फारिग टाइम होगा, अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन 2 बंदे बेहतर हैं, ठीक है। मकसद ये है हमारा कि नंबर 1 आप लोगों को जो स्टेट ऑफ द आर्ट है वो पता हो, ठीक है। आप लोगों ने जिस भी कोर्स के अंदर पीएचडी में जिस भी कोर्स को लिया हो उसका स्टेट ऑफ द आर्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वो पता लगाने का एक तरीका है कि मैं आपको बताऊं, तो मेरे पास फाउंडेशंस मैंने आप लोगों को जैसे बताया, मैं उस तरफ फोकस कर रहा हूं, मेरे पास उसका टाइम नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, दूसरा रास्ता ये है कि आप लोग उसको खुद करें, और वो आसान भी है, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी है। रिसर्च पेपर के लिखने से मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊँ, ठीक है।
विद इन क्लास ये डिस्कशन इंशाल्लाह हम करेंगे कि जी हमने प्रॉब्लम कहाँ से लाना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, आखिर में क्या करना है। ठीक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम विद इन क्लास टाइमिंग्स ये काम करें। ठीक है, मकसद ये है कि आप लोगों का एटलीस्ट एक रिसर्च पेपर प्रोड्यूस हो जाए। पीएचडी के अंदर आप लोगों के पास कुछ रिसर्च पेपर्स होने चाहिए, और वो उस वक्त आप नहीं लिख सकते जब आप थीसिस लिख रहे हैं अपना। ठीक है, उस वक्त आप हार्डली 1 या 2 लिख सकते हैं। ठीक है, थीसिस लिखने पे बड़ा टाइम लगता है। तो मुझे ज़रा फॉर माय अंडरस्टैंडिंग ये बता दें कि अभी तक पीएचडी के अंदर आप लोगों ने किस किस ने रिसर्च पेपर लिखा है, पब्लिश नहीं लिखा है। ठीक है, मैं वैसे थोड़े से ज़्यादा हाथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कुछ तो 1-2 हाथ तो खड़े करना। अच्छा, एनीवे, बहरहाल तो मैं अज्यूम ये करूँगा कि आप लोगों को नहीं आता। जिसको आता है वो खैर अगेन थोड़ा सा गुजारा करे। ठीक है, वो मेरे रिपीटेड बातें होंगी तो मैं अज्यूम ये करूँगा कि आपको नहीं आता, ताकि आप लोगों को मैं वो सारी बातें बता सकूँ। कुछ 1-2 बातें नहीं, जाहिर बात है हर बंदे का अपना तजुर्बा होता है, वो आ जाएंगी। आप लोगों के साथ कोई बातें हो ज़रूर हमारे साथ शेयर करेंगे, भाई ये काम नहीं हो सकता, ये आप गलत कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, इससे मुझे फ़ायदा हुआ था, ये मैंने किया था मुझे नुकसान हुआ था। जो बातें भी हों साथ शेयर करें ताकि हम सारे के सारे साथ चल सकें। मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग पेयर में काम करें, और ये मैंने एक तफसीली यहाँ पे आउटलाइन दी हुई है। जो मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले कहा था कि असाइनमेंट जो प्रैक्टिकल होंगी उनकी वेटेज मैं कम रखूँगा, ज़्यादा वेटेज इस चीज़ की होगी, रिसर्च पेपर की होगी। ठीक है, और उसके अंदर आप ये देख लें, तफसीली ब्रेकडाउन मैंने आपको दिया हुआ है ग्रेडिंग क्राइटेरिया में, आप पहले आ जाएं उसको देख लें कि सबसे पहले आपने पेपर स्केलेटन क्रिएट करना है बाय द एंड ऑफ वीक 1। अनफॉर्चुनेटली वीक 1 तो ख़त्म हो गया है, चलें आप नेक्स्ट वीक में ख़त्म कर लें इसको। ठीक है, पेपर स्केलेटन से मेरी मुराद ये है कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट जनरेटेड होना चाहिए जिसके अंदर आप अपना काम करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है ना, मतलब जिधर आप टाइपिंग करेंगे ना, किसी डॉक्यूमेंट में टाइप करेंगे ना, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था कि पीजी में कितने पेपर, अगर पीजी वर्ड हटा देते मेरे ख्याल में सारे हटा देते उनको समझ गया था कि आप क्वेश्चन का। जी जी, मैंने जानबूझ के इसीलिए पीएचडी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे पता है कि इवन एमएस वगैरह जिन लोगों ने, मतलब कुछ तो एमएस के भी स्टूडेंट हैं ना, लेकिन जिन्होंने एमएस किया हुआ है तो उनके पेपर्स होंगे, लेकिन मैंने जान के वो सवाल इस वजह से इस तरह किया था कि मैं कन्विंस कर सकूँ आप लोगों को, ताकि कि आप लोगों ने नहीं लिखे, आप लोगों को लिखने चाहिए। ठीक है, देखें तो पेपर स्केलेटन क्रिएशन है, वो डॉक्यूमेंट आपने बनाना है जिसमें आप टाइपिंग करेंगे। ठीक है, इस पे आता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। प्रपोजल आपने देना है बाय द एंड ऑफ वीक 2। वीक 2 में हम प्रपोजल कहाँ से लाएंगे? ठीक है, इसका मैं आप लोगों को इलाज बताता हूँ थोड़ी देर में। खैर, लिटरेचर रिव्यू बाय द एंड ऑफ वीक 4। अगेन लिटरेचर रिव्यू हम कहाँ से लाएंगे बाय द एंड ऑफ वीक 4? खैर है, मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन लिटरेचर रिव्यू के बाद आएगी। यहाँ तक आप अगर लिटरेचर रिव्यू आपने कर लिया तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन शुड बी फेयरली ईजी। सोल्यूशन एंड प्रोटोटाइप, अगेन प्रोटोटाइप मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कोई प्रोटोटाइप बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, वजह बताता हूँ। पेपर ड्राफ्ट आपने बाय द एंड ऑफ वीक 12 देना है, फाइनल पेपर बाय द एंड ऑफ वीक 15 देना है, और प्रेजेंटेशन लास्ट वीक में या व्हेनेवर हमने उसको स्केड्यूल कर ली तो वो प्रेजेंटेशन, तो ये प्रेजेंटेशन होगी। प्लस आपके नीचे लिखा हुआ है कि माइलस्टोन्स मार्क विद अ स्टार रिक्वायर प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द क्लास टू रिसीव फीडबैक। ठीक है, जिनके साथ स्टार लगा हुआ है मिसाल के तौर पे लिटरेचर रिव्यू इसके एंड पे और सोल्यूशन प्रोटोटाइप के एंड के, आप बाकायदा एक यहाँ पे आके 5-6 मिनट्स की प्रेजेंटेशन करेंगे। नॉट अ वेरी डिटेल प्रेजेंटेशन क्योंकि उसका हमारे पास टाइम नहीं होगा, लेकिन 5-6 मिनट्स की प्रेजेंटेशन इज़ मोर देन एनफ टू एक्सप्लेन व्हाट यू डूइंग, वो आप करेंगे। ठीक है, अगेन मैं आपको इंशाल्लाह हर स्टेप के ऊपर कोशिश करूंगा कि साथ लेके चलें, सारे के सारे चलें इसके ऊपर, सारे के सारे ये काम करें। मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर आप लोग ये काम करें, एक एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई करना है चीज़ों को वो करें, और साथ ये वाला अगर आप काम करें तो इंशाल्लाह कोर्स से आपको मशीन लर्निंग की स्कोप से बाहर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आप मशीन लर्निंग कल को नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते तो दोनों सूरतों में आपको बहुत ज़्यादा इस पर फ़ायदा होगा। ठीक है, द पेपर शुड बी रिटन इन ACM फॉर्मेट। ठीक है, ACM का फॉर्मेट आपको आसानी से मिल जाएगा। इफ़ यू यूज़ लेटेक यू कैन यूटिलाइज द SIG alternate क्लास। ठीक है, इफ़ यू डोंट स्टॉप यूज़ लेटेक। ठीक है, ये अपनी तरफ से मैंने जोक मारा है, लेकिन बहरहाल ये सीरियसली मैं आपको कह रहा हूँ, वर्ड में मत लिखें। जो लोग मेरे साथ किसी की डिस्कशन हुई होगी तो मैंने बात की होगी, अगर आपने वर्ड में पेपर लिखा है तो आपका पेपर जो है उसने अपने सर के ऊपर, माथे के ऊपर एक बैनर लगाया होता है कि मैं वर्ड में लिखा गया हूँ। ठीक है, आप मुझे कोई पेपर दिखा दें जो कि आपको पता हो वर्ड में लिखा गया है, मैं आपको इतनी दूर से दे के बता सकता हूँ कि वर्ड में लिखा गया है। ठीक है, जैसे मैं बता सकता हूँ उस तरह दुनिया का हर रिव्यूअर आपको बता सकता है। ठीक है, और अगर आपने MS वर्ड में पेपर लिखा है तो पहले ही आपके जो क्वालिटी के जो क्राइटेरिया है वो कुछ भी ना हो तो 30-40% गिर जाता है। आपने पेपर एक्सेप्ट करवाना है ना, आपने हर बात जो है स्ट्रॉन्ग करके भेजनी है पेपर में। ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे आपने पेपर एक लिखा और उसके अंदर जो टाइटल है आपने रेड कलर में लिख दिया, पेपर देखते साथ ही कोई कहेगा ये किया है। ठीक है, तो MS वर्ड जो है वो क्लियरली नजर आता है जिन लोगों को फ़र्क पता है। लेटेक किसी को नहीं आती तो इट टेक्स अबाउट 5 मिनट्स टू लर्न इट। ठीक है, अगर आप लोगों में से ज़्यादा लोगों को मसला हो मुझे कह दें, मैं एक छोटा सा सेशन अपने
किसी टाइम पे रख लेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली क्लास के बीच में हम नहीं कर सकते, लेकिन आगे पीछे कहीं रख लेंगे और क्या 5 मिनट्स काफ़ी है ना, 5-10 मिनट्स, ठीक है। इंस्टॉलेशन का टाइम निकाल के, इंस्टॉलेशन तो चलो 5 GB की फाइल है ना, वो खैर डाउनलोड करें, वीडियोस भी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को खैर अगर आप लोग कहते हैं मैं आप लोगों को क्लास में लाइव करवा दूंगा, ठीक है। मेरी अपनी वीडियोस भी हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है, लेकिन अगर आप लोगों को लाइव का वो है तो मैं आप लोगों को क्लास में खुद करवा दूंगा। लेकिन ज़रूर करें, आप लोगों को अपने थीसिस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। जिन लोगों ने लिखे हुए हैं उनसे पूछ लें कि MS वर्ड के अंदर थीसिस लिखना, आप लोगों ने अपने MS वगैरह में शायद लिखे होंगे, जिन लोगों को अभी MS करें उन्होंने शायद थीसिस नहीं लिखे, तो जी, वो इस दफ़ा भी रिसर्च मेथोडोलॉजी में नौमान आज़म साहब शायद करवाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें अज्यूम करता ही नहीं हूँ। आप लोगों को ज़रूरत है मैं खुद करवा दूँगा आप लोगों को, लेकिन आउटसाइड द क्लास के अंदर नहीं करवा सकता, ठीक है। क्लास के लेट से बाद हम बैठ जाएँ किसी दिन और ठीक है। जो बेसिक टेम्पलेट क्रिएट करनी है वो तो सारे 2 सॉफ्टवेयर हैं, आप किसी भी उससे पूछ के वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आप करेंगे टर्म पेपर में, वो आपने क्या करना है, यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, 3 पॉइंट्स ऊपर लिखे हुए हैं कि या तो आप कर लें एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग इन अ प्रैक्टिकल डोमेन नॉट येट रिपोर्टेड इन द लिटरेचर, ठीक है। नॉवेल्टी तीनों पॉइंट्स में ज़रूरी है। या तो आप मशीन लर्निंग को अप्लाई कर लें किसी चीज़ में, ठीक है। या ये कर लें कि कोई रिसर्च पेपर का प्रपोजल हो, ठीक है, उसके प्रोटोटाइप को इम्प्लीमेंट कर लें अगर अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आप उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट वगैरह कर लें, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अगेन ये चीज़ें अभी शायद आपको थोड़ी सी वो लग रही हों, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट को देख के उसके ऊपर हाथ रख दें। हम इंशाल्लाह टूल्स वगैरह कुछ तो यहाँ पे बाकायदा क्लास में करेंगे, ठीक है। जो कॉमनली इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं वो तो हम क्लास में देखेंगे, ठीक है। एंड देर नॉट रियली कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी आसान है। और या ये है कि आप कोई नई लर्निंग की टेक्निक जो है जो कि क्लास में हमने कवर ना की हो वो कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी कोई ना कोई नॉवल्टी होनी चाहिए, क्योंकि आप बेसिकली रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो पेपर के अंदर नॉवल्टी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहिए आपको। अगर आपका एरिया कोई और है तो आप मशीन लर्निंग को अपने उसके अंदर एरिया के अंदर अप्लाई करके कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से भी नहीं हो तो डिस्कस कर लें। तरीक़ाकार जो होता है वो मैं आपको लिटरेचर रिव्यू के हिसाब से बता देता हूँ कि प्रॉब्लम आएगा कहाँ से। देखें, चलें ये बात करके फिर थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह बाद में बात शुरू करेंगे। आपके पास किसी भी जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं, अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं आती, जिसको आती है वो खैर गुजारा करें। जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो बड़ा मसला आपके पास होता है वो ये होता है कि भाई मैं कैसे प्रॉब्लम के ऊपर काम करूं, किस प्रॉब्लम के ऊपर काम करूं जिसकी कोई वर्थ हो, उससे कोई फ़ायदा हासिल हो और उसको साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। मैं अगर कोई ऐसा काम करना शुरू कर दूं जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है लेकिन उसकी कोई साइंटिफिक कम्युनिटी में वर्थ नहीं है तो वो पेपर मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करवा सकता, ठीक है। हाँ, अगर आप वो काम करना चाहते हैं जो कि जिस तरह वो आर्टिकल शेयर किया था हमारे डायरेक्टर साहब ने कि वो हिग्स बोसॉन जिस बंदे ने ड्राफ्ट किया था उसका कोई पेपर नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका टेन्योर है, उसको कोई बला नहीं पड़ती, उसको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, ठीक है। अब उसको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया तो बिल्कुल ही कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो या तो वो काम करना चाहते हैं कि मैं नहीं पब्लिश करता हूँ तो फिर ठीक है, फिर अपनी इंटरेस्ट की चीज़ पे काम करें, वरना आप ये करेंगे कि अपने इंटरेस्ट का एरिया आइडेंटिफाई करें और उसके अंदर वो काम करें जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी समझती है कि ज़रूरी है, ठीक है। उसका क्या तरीकाकार है, उसका जनरल तरीकाकार है, अब तक तो मुझे याद हो गया है बता के लोगों को। आप सबसे पहले स्कॉलर पे जाएं, जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट है उसको उसमें लिखें, ठीक है। मिसाल के तौर पे जी मुझे मशीन लर्निंग के अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग पसंद है फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है। वहाँ पे जाएं जी रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एंटर, ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास। उसके अंदर हाईएस्ट साइटेड पेपर्स पहले आते हैं, उसके ऊपर आप साइड में एक डब्बा होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि सिंस 2015, सिंस 2014, ठीक है। उसमें से 2-3 साल पहले, डिपेंड करता है एरिया पे, लेकिन 2-3 साल पहले का कोई पेपर निकालें, क्लिक करें उसके ऊपर, उसमें पेपर्स आ जाएंगे। उसमें से अच्छा हाई साइटेड पेपर देखें, 1, 2, 3, 4 गिनते जाएं, अच्छे सारे पेपर जो कि ज़्यादा साइटेड हो। अगर कम हो जाए तो ईयर को थोड़ा पीछे ले जाएं, लेकिन थोड़ा सा शौक नहीं होंगे, फिगर मैं बता रहा हूँ, हर किसी को ये बताता हूँ, 50 पेपर्स आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, ऐसी शक्ल ही मैंने, खैर 50 पेपर्स आप डाउनलोड करेंगे। ये तरीकाकार है, शॉर्ट तरीकाकार है, बहुत सारे लोग, हमने खुद भी किया है, लोगों को भी बताया, हर किसी के ऊपर ये काम करता है। 50 पेपर जब आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद आप उन 50 पेपर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक दफ़ा की कड़वी गोली है सिर्फ, ठीक है। सारा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपने सारे का सारा नहीं पढ़ना, आपने उसको स्किम करना है, तेज़ पढ़ना है, ठीक है। आप जब पहला पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि करना क्या चाह रहा है, मोर और लेस, ठीक है, ये समझ आएगी, टेक्निक कक समझ नहीं आएगी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट के आगे तो बहुत ही मुश्किल है कि वो बात समझ आ जाए, ठीक है, लेकिन आपको ये पता चलेगा ये क्या करना चाह रहा है। फिर आप अगला पेपर उठाएंगे, उसमें भी आपको, तो ये होते होते सारे पेपर्स में आपको 1-2-3 क्लस्टर्स मिल जाएंगे।
कि ये लोग इस चीज़ पे काम कर रहे थे, ये लोग इस चीज़ पे काम कर रहे थे, ये लोग इस चीज़ पे काम कर रहे थे, ये लोग इस चीज़ पे काम कर रहे थे, और आप लोग करके देख लें कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आप 50 पेपर निकालेंगे ना, तो डिपेंडिंग ऑन द फील्ड आपको 5-6 से ज़्यादा एरियाज नहीं मिलेंगे। एरिया से मेरी मुराद है प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, जो कि आप प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन के तौर पे किसी को बताते हैं। इस तरह नहीं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग, आपको स्पेसिफिक मिलेगा कि जी वर्ड एम्बेडिंग्स जो है उनकी परफॉर्मेंस में इशू है, उसको हम रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। इस तरीके से आपको 5-6 से ज़्यादा टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, और ये वो 5-6 टॉपिक्स हैं जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी आजकल उनके ऊपर काम कर रही है। इसकी आपको ज़रूरत है। इनमें से किसी एक के अंदर जब आपका इंटरेस्ट बनता है, उसको पकड़ें और उस वाले पेपर्स साइड में कर लें, ठीक है। इसके बाद से अब आपका काम आसान है। अब आपने टारगेटेड इन पेपर्स के ऊपर काम करना है, उनके आप रेफरेंसेस निकालेंगे, उसमें से एक पेपर को उठाएं जिसकी साइटेशन ज़्यादा है, अच्छी जगह पे पब्लिश्ड है, उससे अब आप पीछे जाना शुरू करेंगे, ठीक है। जब वहाँ तक पहुँचे तो फिर आगे फिर हम और तफसीली डिस्कशन भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर आप ये करेंगे कि इस पेपर को अब मैंने समझना है। इस पेपर को समझने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ ऊपर की तरफ चेंज जाता है पास्ट में, कुछ फ्यूचर की तरफ जाता है, बैक एंड फोर्थ करके आप उसको समझ लेंगे। जब आपने एक पेपर समझ लिया तो उसके बाकी के जो बाकी बहन भाई 10-12 पेपर्स हैं वो आसानी से आपको फिर समझ आ जाएंगे। समझ आ रही बात की? तो ये शुरू में एक दफ़ा आपको थोड़ी सी कड़वी गोली खानी पड़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने अच्छे तरीके से रिसर्च करनी है, ये जो मैंने आप लोगों को सारी नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस दिखाई हैं, ये इधर से ही आई हैं, ये कहीं और से नहीं आई हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ़ पेपर्स मैंने आपको बताए हैं, उसमें से अगर मेरे 10 जर्नल के पेपर्स हैं तो उसमें से कुछ भी ना हो तो 6-7 जो हैं वो मेरे अपने जनरेटेड आइडियाज़ हैं, बाकी और में मैं किसी के साथ को ऑथर हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं कि मैं हूँ को ऑथर, लेकिन लिखा पेपर मैंने है बेसिकली। सर किसी एरिया के जो बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं, जी। जैसे आपने कहा मशीन लर्निंग में रीइंफोर्समेंट, मिसाल के तौर पे तो उसको मालूम करने के लिए सर कि इसमें ये इतने बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं, उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत थोड़ी सी पड़ती है, ठीक है। तो वो मशीन लर्निंग में आसानी से मैं आपको बता देता हूँ, आउटलाइन में लिखे हुए मैंने, ठीक है। आप कोई भी ग्रेजुएट लेवल का कोर्स उठा लो, ठीक है, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट लेवल का कोर्स उसका उठा लो। लेट से मिसाल के तौर पे आप काम करना चाहते हो प्योर एआई में, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का आप कोर्स उठा लो एआई का, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का, उसमें जो आपको आउटलाइन मिलेगी दैट इज़ द एरिया, ठीक है। अगर आप पीएचडी का कोर्स उठा लो वो तो बड़ा आसान काम होता है, ठीक है। अगर आप पीएचडी का कोर्स फॉर इंस्टेंस सिक्योरिटी में आप काम करना चाहते हो, पीएचडी का आप सिक्योरिटी का कोर्स किसी का उठा लो, आपको एग्जैक्टली वो रीडिंग्स मिलेंगी उसके अंदर जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, लेकिन वो जो है वो तरीका अच्छा नहीं है। तरीका अच्छा वो है जो मैंने आपको अभी बता दिया। सर एक स्कोपस जो ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, जी 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 उसमें भी आप जब एनालाइज करते हो आपको पता चल जाता है कि इसमें कितने बड़े एरियाज हैं। जी 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 कौन जी से लोग इसमें काम उसमें भी आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। असल में स्कोपस जो है मेरा ज़ाती इख्तिलाफ है इन इंडेक्सिंग साइट से, मतलब मुझे बहुत सख्त बुरे लगते हैं ये, आसान अल्फाज में अगर मैं आपको कह दूँ तो। ऑल्दो कि कुछ बातें मुझे नहीं करनी चाहिए, रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, लेकिन बहरहाल मुझे उनसे कुछ वो फंडामेंटल किस्म के इख्तिलाफात हैं, इस वजह से मैं ये चीज़ें रिकमेंड नहीं करता, लेकिन एक तरीका वो भी है, अच्छा तरीका। जी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके बता दें। इस साल में इसमें कितना काम हुआ है? जी 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 बिल्कुल, अच्छी बात है। मैंने आपको भी कहा कि मुझे उनके साथ कुछ फंडामेंटल किस्म के इख्तिलाफात हैं, मैं इस वजह से रिकमेंड वो नहीं करता। मेरे हिसाब से जो दुनिया में रिसर्च ख़राब हो रही है वो इन लोगों की वजह से ख़राब हो रही है, लेकिन सर मुझे ये कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाए, मतलब अगर आपको नहीं मिल रहा तो वो अच्छा एक तरीका है। ठीक है, मैं बहस इसके ऊपर नहीं करूँगा, लेकिन आई वुड डिसएग्री, ठीक है। बस नंबर गेम्स की तरफ चला जाता है। जी जी उस तरफ नहीं जाना चाहता मैं, और हमारी यहाँ की वो डिस्कशन अभी फिलहाल नहीं है। मेरा ख्याल है रिसर्च मेथोडोलॉजी की वो डिस्कशन है रहमान साहब के साथ आप करेंगे। अच्छा, तो ये इसकी रिसर्च पेपर के बारे में बात होगी, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, एक तो पेयर्स अगेन रिकमेंड करूँगा कि आप लोग आपस में कर लें, ठीक है। कोई इंडिविजुअली करना चाहता है वो भी कर लें, और इसके बारे में कोई भी सवाल हो मुझे मेल करें, आके मुझसे मिलें। मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए मेल ज़्यादा आसान होगा, आना चूँकि आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल है, तो मेल करें। इंशाल्लाह आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा उसके ऊपर फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें, वरना खैर एक फिर 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं फिर बात।